इनमें पहला हिस्सा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहला हिस्सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। दूसरा जो हिस्सा आएगा वो इलेक्ट्रोलिसिस का आएगा, और तीसरा आएगा कंडक्टेंस का। तो ये तीन पोर्शन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें करने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थोड़ा सा लेंदी पोर्शन माना जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस और कंडक्टेंस बड़े छोटे छोटे से हिस्से हैं, जिसमें अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस और कंडक्टेंस की बात करूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल हमसे एडवांस लेवल या मेंस लेवल पर पूछे जाते हैं। इवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हमारे सारे सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर थोड़े से कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ज्यादा है। अब जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है तो उसमें सिर्फ दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब हुआ कि एनोड कैथोड पर कौन आया, और क्वांटिटेटिव मतलब कितना आया। बस यही यही सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर यूज किया जाएगा। कंडक्टेंस के अंदर बड़े गिने चुनी बात की भाई मोलर कंडक्टेंस कैसे निकाली जाती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस कैसे निकाली जाती है, कुछ एक आध लॉ वॉ लगाकर बहुत सिंपल सा डिस्कशन कंडक्टेंस के अंदर भी देखने को मिलता है। कुछ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स वगैरह भी कंडक्टेंस के अंदर बनाए जाते हैं अच्छे लेवल के सवालों के लिए, जो कि एडवांस लेवल पर पूछ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बटे हुए हैं, लेकिन वो हर टॉपिक पर सेट पाते हैं। जैसे टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल आ गया, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात आ गई, सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेल का ई नॉट कैसे निकाला जाता है, सेल का ई कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो ये कुछ मिला के टॉपिक्स बनते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर करने को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टार्ट करूंगा। तो जैसे कि एक बच्चे ने अभी लिखा भी था कि सर बिल्कुल बेसिक से कराइएगा, तो हम बिल्कुल बेसिक से इस बारे में बात करेंगे। और तुम्हें सुन के बड़ी हैरानी होगी कि सर इतने बेसिक की जरूरत नहीं थी। हम इसलिए ये काम करते हैं हर बार हर बैच में, और हमेशा करते हैं। उसका रीजन ये है कि मुझे शुरुआत में पढ़ते वक्त और पढ़ाते वक्त भी, ऐसा नहीं कि पढ़ाने के टाइम कंफ्यूजन नहीं था, हमें पढ़ाते वक्त भी इस चीज का कंफ्यूजन था, और अच्छा खासा कंफ्यूजन था शुरू में कि, लेकिन वही ये कुंडी जब लगने लगी तो फिर बातें सब समझ में आने लगी। ठीक, तो कंफ्यूजन ये था कि ये कहते हैं कि अगर आप किसी मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दें, यानी आपने मेटल की रॉड ली, मान लीजिए ये सिल्वर की रॉड है, और आपने इस सिल्वर की रॉड को इस सिल्वर के किसी सॉल्ट के सोल्यूशन में, जैसे सिल्वर की रॉड को आपने AgNO3 में डिप कर दिया, तो सिल्वर की रॉड और नीचे है AgNO3 का सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें Ag प्लस और NO3 माइनस तैर रहे हैं। ठीक, तो आपने सिल्वर की रॉड को AgNO3 के सोल्यूशन में डिप कर दिया। वो कहते हैं ये एक इलेक्ट्रोड है। हमने कहा अच्छा। कहते हैं इस इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल है। हमने कहा अच्छा। तो शुरू में ये बात ही समझ में नहीं आती थी कि मेटल की रॉड को जब आप मेटल के आयंस में डिप करते हैं, या मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं जिसमें मेटल के आयंस पड़े हुए हैं, तो इस मेटल को मेटल आयन में डिप करने से ये असेंबली एक इलेक्ट्रोड कैसे बन जाती है, और इस असेंबली के एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे बन जाता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन फिर मैंने शुरू में इसको रटी डाला होगा कि भाई ऐसा मेटल की रॉड को मेटल आयन में डिप कर देते हैं तो ये एनोड बन जाता है, कैथोड बन जाता है, ये एक इलेक्ट्रोड बन जाता है, इसका अपना एक पोटेंशियल होता है, ये होता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बाद में जब थोड़ा सा कुंडियां उंडियां लगी तो पता ये चला कि जब मेटल की रॉड को मेटल आयन में डिप करते हैं तो ये असेंबली या तो एक कैथोड की तरह बिहेव करती है, या फिर ये असेंबली एक एनोड की तरह बिहेव करती है। हमने कहा ये कैसे, ये एनोड कैथोड कहां से आ गया। दूसरा, इस असेंबली का अपना एक पोटेंशियल, यानी आपने रॉड ली, उसको सोल्यूशन में डिप कर दिया और इसका पोटेंशियल आ गया। इसमें क्या पोटेंशियल कहां से आ गया, ये कैसा पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे। तो पता ये चला कि जब आप कभी मेटल की रॉड को मेटल आयन के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे सामने आती हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें जो है लिखी हुई हैं। दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे सामने आती है, और ये बहुत सोच समझ के लिखा है मैंने। मतलब मैंने अपने दर्द को यहां बयान किया है, आप समझ बात को, कि शुरू में जो मेरा दर्द था कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोड, मुझे यही नहीं समझ में आता था इलेक्ट्रोड होता क्या है, कि भाई इलेक्ट्रोड है बस। तो बाद में समझ में आया यार इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता, एक ऐसी जगह है जहां से आपको इलेक्ट्रॉन्स का आना या जाना दिखाई देता है, जहां से इलेक्ट्रॉन या तो आते हुए नजर आते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन या तो जाते हुए नजर आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वहां आ रहे हैं तो वो कैथोड बन जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहे हैं तो वो एनोड बन जाता है। हमने कहा अच्छा अच्छा, पहली बात क्या हुई कि इलेक्ट्रोड। अब हमने जो अभी बात बोली थी कि मेटल के सोल्यूशन को मेटल आयन में डिप करने से वो एक इलेक्ट्रोड बन जाता है, वो क्यों बन जाता है वो अलग बात। मेन बात क्या है कि इलेक्ट्रोड एक ऐसी जगह हुई, सबसे पहली बात, जहां से इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना दिखाई दे। ठीक है, यानी कि ये एक स्टेटमेंट मैंने बहुत सोच के लिख दिया कि इलेक्ट्रोड इज एन असेंबली फ्रॉम विच और टू विच इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड।
ये बहुत सोच के हमने एक स्टेटमेंट बनाया है कि भाई इलेक्ट्रोड एक ऐसी चीज है जहां से या जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हुए या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपको नजर आता है। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा ठीक है, ये तो ठीक है, ऐसी चीज को इलेक्ट्रोड बोल देंगे, आप बोल रहे हैं तो बोल देंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोड। ठीक, लेकिन अब ये बात एक दर्द आती है कि वेनेवर जब हम मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करें, यानी मेटल की रॉड को मेटल के ही किसी सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करें, यानी कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, या जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, या सिल्वर की रॉड को सिल्वर नाइट्रेट में डिप कर दिया, किसी भी मेटल को आप उसके मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो अब इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना नजर आना चाहिए, उसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये कहते क्या है कि जब आप किसी मेटल की रॉड को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करें तो दो तरह की आदतें दिखाई दे सकती हैं। इस असेंबली के अंदर दो तरह की आदतें दिखाई दे सकती हैं, जिसमें पहली आदत यह है कि जो हमारा प्रोसेस है वो डी इलेक्ट्रोनेशन शो करे, जिसको पुराने जमाने में सोल्यूशन प्रेशर के नाम से जाना जाता था। यह पुराना वर्ड है, आप इसको भूल सकते हैं क्योंकि अब कहीं पर भी कभी भी यह नजर नहीं आता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप मेटल की रॉड को मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करते हैं तो आपको दो तरह की आदतें दिखाई दे सकती हैं, जिसमें पहली आदत है डी इलेक्ट्रोनेशन की। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, और दूसरी आदत जो दिख सकती है वो है इलेक्ट्रोनेशन की, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लेना। यानी या तो डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी दिखाई देगी या इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी दिखाई देगी। पुराने जमाने की बात करें तो डी इलेक्ट्रोनेशन को सोल्यूशन प्रेशर और इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जाना जाता था, जो कि अब कहीं दिखाई नहीं देते। तो आप चाहें तो इन वर्ड्स को भूल भी सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया कि कहीं कभी दिख जाए कि भाई ऐसा है मेटल की रॉड को मेटल आयन में डिप किया, बताइए सोल्यूशन प्रेशर अगर डोमिनेटिंग है तो ये एनोड बनेगा या कैथोड बनेगा। तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि अगर सोल्यूशन प्रेशर डोमिनेटिंग है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो इसका मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है, और डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो वो एक ऐसी असेंबली है जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, वो पक्का एनोड माना जाएगा, क्योंकि एनोड ही ऐसी असेंबली है जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हुए नजर आते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमारे दो मेन डाउट्स हैं वो क्या है। पहली बात, इलेक्ट्रोड कहते किसको है, किसको कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां से इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना दिखाई दे। दूसरी बात, अगर मेटल की आयन को मेटल की रॉड को मेटल आयन के सोल्यूशन में डिप कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रोड की तरह, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना कैसे दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि जब आप मेटल की रॉड को मेटल आयन में डिप करते हैं तो आपके अंदर दो तरह की टेंडेंसीज डेवलप हो सकती हैं, एक डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी और एक इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी। अगर आपके अंदर डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी डेवलप हुई है तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और अगर आपके अंदर इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी डेवलप हुई है तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने कहा भाई एक बार जरा डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस को जरा एक बार डिटेल में समझाइए। तो देखिए, मैं बहुत खूबसूरत तरीके से आपके सामने बात लिख के लाया हूं कि डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस का मतलब क्या है। मैंने क्या किया, एक मेटल की रॉड ली और उसको अपने मेटल आयन के सोल्यूशन में डिप कर दिया Mn+ में। ठीक है, जैसे कॉपर की रॉड को Copper+2 सोल्यूशन में डिप कर दिया, तो होगा क्या, अगर डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी डोमिनेटिंग है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेटल। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या होगा, सर ये जो मेटल है ये Mn+ में कन्वर्ट हो रहा है और वो n इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ऐसी एक जनरल बात कर, जैसे Copper+2 है तो Copper+2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो एक M है जो Mn+ में कन्वर्ट हो रहा है और n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सर ये जो n इलेक्ट्रॉन है ये कहां जा रहे हैं, अरे भाई ये जो मेटल है ये मेटल ऊपर से नीचे गिर रहा है, मेटल अंदर गिर रहा है किस फॉर्म में, Mn+ के फॉर्म में, और छोड़ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड पर इकट्ठे होते जा रहे हैं। यानी मैं मेटल हूं, मैं तो Mn+, जैसे सपोज मैं कॉपर हूं तो कॉपर अंदर जाके गिर गया Copper+2 के फॉर्म में, और कॉपर जब Copper+2 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रॉड पे छोड़ दिए। यानी कॉपर चला गया Copper+2 के फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास छूट गए, फिर कॉपर चला गया Copper+2 के फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास छूट गए। इसका मतलब ये पूरी रॉड अब नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, और क्योंकि अंदर की तरफ Copper+2 गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो इसका मतलब इस बर्तन के अंदर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। बात समझिएगा ना भाई, पहले क्या था कि आपने Copper+2 भी लिया था और सल्फेट भी लिया था, तो शुरू में Copper+2 और सल्फेट के नंबर्स बराबर थे, लेकिन जब ऊपर से Copper+2 नीचे गिरने लगा तो नीचे सल्फेट तो बराबर है, सल्फेट तो उतना ही है, लेकिन Copper+2 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ सोल्यूशन फेज में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और रॉड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता चला जा रहा है, और साफ दिखाई देता है प्लस और माइनस के इस चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा। सर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, पूछ लेना चाहे तुम, कि जब भी कभी चार्ज सेपरेशन होता है सर हर हालत में पोटेंशियल डेवलप होता है। सर यही है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको जो आप परेशान होते थे जिसको लेकर।
यानी जब आप मेटल की रॉड को मेटल आयन में डिप करेंगे तो एक ये पॉसिबिलिटी डेवलप हो सकती है कि मेटल कूद कूद के मेटल आयन के फॉर्म में नीचे गिरता जाए और रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जाएं। यानी नाउ रॉड इज नेगेटिवली चार्ज एंड सिंस पॉजिटिव चार्ज सराउंडिंग में इकट्ठा होता चला जा रहा है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, रॉड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और दोनों के बीच में चार्ज का सेपरेशन डेवलप हुआ। यानी ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इस चार्ज सेपरेशन की वजह से सर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको इस असेंबली का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। समझो, और इस टाइम पर इस असेंबली को एनोड माना जाता है। यानी अगर मैं सही से इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियली द रेट ऑफ डिसोसिएशन इज मैक्सिमम। यानी ये मेटल जो है वो नीचे की तरफ कूदेगा खूब तेजी से, सर खूब तेजी से मेटल नीचे की तरफ गिरता जाएगा और इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाहर के जो कॉपर प्लस 2 हैं वो इन नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट भी करने लगेंगे। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा नीचे कूदना और जमना वो बराबर हो जाएगा। यानी इनिशियली तो कूदना बढ़ गया और आफ्टर सम टाइम रॉड के ऊपर सफिशिएंटली नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से Mn प्लस का उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर डिपोजिशन भी बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ कूदना और रेट ऑफ जमना वो बराबर हो जाएगा। जिस टाइम पर दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे उस टाइम पर रॉड पर नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का एक सिस्टम तैयार होगा और इस रॉड इज नेगेटिवली चार्ज एंड द सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज और ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन पोटेंशियल इज डेवलप्ड जिसको मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझो, यानी शुरू की बात करें तो शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में जो है हमारा मेटल है वो मेटल आयन के फॉर्म में नीचे गिर रहा है, रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। शुरू में यह काम बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि रॉड पर नेगेटिव चार्ज अभी बहुत कम। जैसे जैसे रॉड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो जो भी मेटल आयन नीचे गिर रहा है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा एक्सेप्ट भी करने लगेगा क्योंकि अब रॉड पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है और नीचे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज। एक टाइम ऐसा आएगा जमना और डिपोजिशन ये बराबर हो जाएगा। जिस टाइम पर ये बराबर हो जाएगा रॉड पर जितना भी नेगेटिव चार्ज है, सराउंडिंग में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको इस असेंबली का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा और इस तरह से इस असेंबली का नाम आज से एनोड रखा जाएगा। यानी एनोड एक ऐसी जगह है जहां पर डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी डोमिनेटिंग है और रॉड हमारी निगेटिवली चार्ज है और इसीलिए कहा जाता है कि अगर एनोड से आपने कोई भी एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया तो ये रॉड में से इलेक्ट्रॉन साए 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 सब बाहर निकलना शुरू कर देंगे। यानी ये असेंबली एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रही है क्योंकि यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एनोड एक ऐसी जगह है जो निगेटिवली चार्ज है और जो कि इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है और वो बाहर के जगह पर, बाहर के सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फेंकने का काम करती है। क्लियर है? यानी अगर मैं इन सारी बातों को जोड़कर एनोड के बारे में एक बात लिखूं तो एनोड ये कहता है कि भाई एनोड हमारी एक ऐसी असेंबली है जिसमें द अबव टाइप ऑफ असेंबली इज नोन एज एनोड। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो अबव टाइप की असेंबली है इसको एनोड के नाम से जाना जाता है। दिस इज एनोड, दिस इज एनोड। इसका सोल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी डोमिनेटिंग, एनोड नेगेटिवली चार्ज है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर क्योंकि मेटल प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और साथ ही साथ एनोड एक ऐसा सोर्स है जो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फेंकने का काम करता है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मैं एनोड के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है मेटल आयन प्लस के फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑक्सीडेशन और हम सब जानते हैं जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो वो एनोड माना जाएगा। तो यानी जब कभी भी सॉल्यूशन प्रेशर डोमिनेटिंग यानी डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी डोमिनेटिंग होगी वो सिस्टम एनोड की तरह बिहेव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स की तरह बिहेव करेगा, वो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फेंकने का काम करेगा एंड द एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। समझो बात को, ये एनोड। और इसका जस्ट उल्टा अगर मैं बोलूं सर, जस्ट उल्टा मतलब हम कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड में क्या होगा सर, जस्ट उल्टा। कैथोड के लिए यही बोला जाएगा कि ऐसी असेंबली जिसका डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी यानी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी ज्यादा डोमिनेटिंग है वो हमारी कैथोड की तरह बिहेव करेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, इस बार रॉड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा और सराउंडिंग्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स को आप गेन कर रहे हैं, यानी Mn प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर M के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। यानी दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। इसे क्या बोला जाएगा, दिस इज रिडक्शन। यानी जहां रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड हो गया और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड हो गया। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैथोड एक ऐसी जगह हो गई जहां पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है
और क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स की बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो अगर मैं इसको किसी कंडक्टिंग रॉड से जोड़ दूं तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐसे चलते हुए नजर आएंगे। यानी क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रोड है, और क्योंकि चार्ज का सेपरेशन है तो इसका भी अपना एक पोटेंशियल है जिसको इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहा जाए। ये असेंबली कैथोड की तरह बिहेव करेगी। सो कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट विल गेन और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर सर्किट। समझिए बात को, यानी कितनी खूबसूरत बात हो गई कि एक असेंबली ये कहती है कि मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार, एक असेंबली ये कहती है कि मैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार। हमने कहा फिर तो खेल ही खत्म हो गया। अगर ऐसी असेंबली जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार और एक ऐसी असेंबली जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार, अगर मैं उन दोनों को आपस में लाकर एक दूसरे के साथ जोड़ दूं और बीच में टॉर्च लेके खड़ा हो जाऊं, तो जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे तो मेरे टॉर्च के रेजिस्टेंस में से क्रॉस होंगे और मेरा टॉर्च जलने लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर मैं इन दोनों असेंबलीज को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बीच में रेजिस्टेंस लगा दूं तो आपको प्रकाश जनरेट होता हुआ नजर आएगा, और यही असेंबली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानी जाती। अभी सर्किट वर्किट कंप्लीट कर देंगे, अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यानी समझ रहे हो? यानी एक आदमी आगे खड़ा हुआ कह रहा भाई साहब मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा कौन हो तुम? कह रहा मैं एनोड बन जाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरा आदमी आगे खड़ा हुआ, सर मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने कहा तुम कौन हो? कह रहा मेरा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डोमिनेटिंग है, मैं तो इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी डोमिनेटिंग है, मैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हूं। वो देने के लिए तैयार है, मैं लेने के लिए तैयार हूं। वो इलेक्ट्रॉन मुझे देने की कोशिश करेगा। मैंने दोनों लोगों को जोड़ा, बीच में रेजिस्टेंस लगाया, वहां से इलेक्ट्रॉन चलने लगे, मेरे रेजिस्टेंस से क्रॉस होंगे। फिजिक्स के तुम ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, तुम समझते हो कि जब रेजिस्टेंस में से इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो प्रकाश जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है। क्लियर है ये बात? सेल तैयार हो गया, इसे कहते हैं सेल। समझ, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सब लोग बताओ ये बात समझ में आई? सार्थक कह रहा इतना बेसिक। सार्थक इतना बेसिक नहीं दोस्त, पता तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं था। समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने जब कुंडी लगा के सीखी ये बात, समझो, वरना तो ऐसी होता सर एक आदमी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बिल्कुल सही है, यही तक आदमी समझता है, उसको समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन लेना देना चल क्यों रहा है, या असेंबली बन कैसे गई, एनोड कैसे बन गया, कैथोड कैसे बन गया। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। क्लियर है? हाँ, सॉल्ट ब्रिज वगैरह अभी बात करेंगे, वो इनर सर्किट कंप्लीट करने के लिए वो सब काम आएगा। लेकिन अभी जो बात हुई है, एक रफ बात हुई है कि भाई ऐसा है कि दो लोग हैं। हाँ, इजी नोट्स वगैरह में ये सब दे रखा है, ये इजी नोट्स की तो कट 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 के मारा है मैंने, मतलब समझो इजी नोट्स का एक पोर्शन है ये। ठीक, ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, अ, जैसे कि बात हुई अभी हमारी कि हमने एक असेंबली तैयार कर ली है, एक सोच तैयार कर ली है कि मेरे पास एक ऐसा बर्तन है जो कि ये कह रहा है कि मेरी डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा डोमिनेटिंग है, यानी एक ऐसा बर्तन है जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। ठीक, और साथ ही साथ एक ऐसा भी बर्तन है मेरे पास, एक ऐसा भी असेंबली है जो कि ये कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं। तो मैंने उन दोनों बर्तनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। अब देखिए, वो एक गैल्वेनिक सेल तैयार करने जा रहे हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाइक सेल कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सामने तैयार किया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू या रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू करंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यानी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आपको इलेक्ट्रिकल वर्क देखने को मिलता है। तो वो कैसे हो रहा है, वो जरा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने किया क्या, मैंने एक जिंक की रॉड को लेकर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया, और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक, ऐसा देखा गया कि जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है, क्योंकि जिंक आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट किया, और कॉपर ये कहता है कि मैं कॉपर +2 हूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता हूं, मैं रिड्यूस आसानी से हो सकता हूं। तो एक आदमी ये कह रहा है कि मेरी डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी डोमिनेटिंग है, और एक आदमी ये कह रहा है कि मेरी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी डोमिनेटिंग है। तो मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, जो अभी मैं बोल रहा था तुमको, मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया। और जैसे ही आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स या करंट इस रेजिस्टेंस से पास होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपका ये टॉर्च जो है, ये टॉर्च है ना, बात समझ रहे हो? टॉर्च में रेजिस्टेंस ही तो होता है, तो ये जो टॉर्च है, ये टॉर्च आपका जलता रहेगा।
ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई आप इस पूरे खेल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, तो सारी दुनिया समझती है सर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स से होगा और वहां होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड है। तो सर इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स वो होगा जो नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कौन सा होगा सर, वो होगा जो हमारा एनोड है। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स के सोर्स की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि आपने अभी बात की थी कि सर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनोड पर जो है वो जिंक हमारा ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, यानी जिंक अगर आपका ऑक्सीडाइज करेगा तो ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस रॉड पर इकट्ठे होते जाएंगे। यानी पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज ये हैं कि ये जो जिंक है, ये जिंक नीचे की तरफ गिर रहा है, समझ रहे बात को, ये जिंक आपका नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जो जिंक नीचे की तरफ गिरेगा तो वो क्या बनाएगा सर, जिंक प्लस 2, यानी यहां पर तो जिंक प्लस 2 बनता जा रहा है, ये जिंक प्लस 2 के फॉर्म में गिरा और ऊपर की तरफ क्या बचते गए, इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड में से ऊपर गए और इस वायर, कंडक्टिंग वायर में से बाहर निकल आए। यानी एनोड हमारा इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे तो जो हमारा कॉपर प्लस 2 है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट करता जा रहा है। यानी यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का और यहां कॉपर प्लस 2 रिड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन चल रही है सर, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सब लोग याद रखेंगे एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन देखने को मिलेगा। और कैथोड पर क्या हो रहा है सर, कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स उधर उसने छोड़े जिंक ने, वो कॉपर प्लस 2 इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर के फॉर्म में। सर ये आपका जो है सिचुएशन चल रही, यानी एनोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे नेट रिएक्शन देखने को मिलेगी। यानी नेट रिएक्शन क्या होगी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सर, नेट रिएक्शन में आप इन दोनों को आपस में उठा के जोड़ दीजिए। बस ध्यान क्या रखिएगा, नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आने चाहिए। अब जैसे यहां भी दो हैं यहां भी दो हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जब आप जोड़ेंगे तो जो कैंसिल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर मान लो ऊपर 2 होते नीचे 10 होते तो आपको ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी पूरी इक्वेशन को 5, यानी मुझे नेट रिएक्शन में, किसी भी सेल की नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आने चाहिए, वो आपको कैंसिल करने ही है। तो यहां पर दोनों बराबर है तो मैंने सीधे जोड़ दिया, तो सीधे जोड़ते ही नेट इक्वेशन क्या बन गई, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2 प्लस। सर ये आपकी नेट सेल रिएक्शन है सर। इस सेल की जो अभी आपने बनाया जिसको आप गैल्वेनिक सेल बोल रहे हैं, इस सेल की नेट सेल रिएक्शन ये आपके सामने है। जिंक ऑक्सीडाइज करके जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रॉड उस कंडक्टिंग वायर में से बाहर निकल के आएंगे और वो सीधे जाके कैथोड के अंदर घुस जाएंगे और कैथोड में कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट करता चला जाएगा। सेल आपका बेहतरीन तरीके से काम करेगा अगर आपने इंटरनल सर्किट, भाई सर्किट भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना करंट फ्लो के लिए, तो आपने इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रखा। ये मान लीजिए कैसे, हम अभी बात करेंगे, ये आपका इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो गया, खत्म। तो अगर कोई ये पूछे कि ये बताइए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, तो आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। एनोड से कैथोड की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, देख रहे हैं आप, क्योंकि एनोड हमारा इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन हमारा, ये एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। यानी एनोड हमारा इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है जहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आ रहे हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ। देखिए मैंने एरो भी बना रखा है, एनोड से कैथोड। लेकिन अगर ये कहता है कि करंट का फ्लो कहां है, तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ, ये है करंट का फ्लो। तो ये ध्यान रखना, सवाल में अगर उसने करंट का फ्लो बना रखा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बना रखा है, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। आप डायग्राम देख के कभी जज नहीं कर सकते। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो एनोड होता है और जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है वो कैथोड। ना, डायग्राम देख के आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं, अब जब आदमी हो तुम अगर इसी असेंबली को उल्टी तरफ से जाके देखो, भाई यहां आपकी असेंबली रखी है, आपने सामने से देखा तो ये एनोड है वो कैथोड, उधर से जाके देखोगे तो वो कैथोड है, ऐसा तो ना होता। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब डायग्राम या किसी असेंबली को देखकर आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में या करंट के फ्लो के डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की है। तो हां, सेल का अगर रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए कॉपी पे लिख के तो मैं एनोड कैथोड पहचान सकता हूं, मैं अभी बात करूंगा। यानी किसी भी चित्र को देखकर या सेल के डायग्राम को देखकर आप एनोड कैथोड का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको
या तो सेल का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, तब आप एनोड कैथोड का अंदाजा लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन या करंट फ्लो की डायरेक्शन दे रखी है तो भी आप एनोड कैथोड का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ देखने को मिलता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जल्दी से बताओ, ये वाली बात सबके समझ में आ गई? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आइडिया लग गया। यानी ये तो बहुत ही सिंपल है सर, हम सोच रहे थे पता नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। कुछ नहीं होता यार, एक दे रहा है, एक ले रहा है, दोनों चिपका दो, हो गया सेट, खत्म। अब सर ये बहुत ही आसान है सर, दुनिया भर के सेल बना लीजिए सर, आपको जो दिल करे करवा लीजिए। बस फिर सिर्फ फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें यह जरूरी है कि जब आप दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ें तो उसमें से एक आदमी एनोड बने और एक कैथोड। और वो ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि सर किसी ना किसी की एक टेंडेंसी दूसरे के रेस्पेक्ट में डोमिनेटिंग होगी। आप समझ? और यह भी क्लियर है कि अगर आज कॉपर कैथोड बना है तो कॉपर पूरी जिंदगी कैथोड की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर कॉपर को किसी ऐसे इलेक्ट्रोड के सामने रख दिया जाए जिसमें कॉपर यह कहने लगे कि मेरा डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी आज डोमिनेटिंग है, तो ऐसे में फिर कॉपर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और वो क्या बन जाएगा? एनोड। सो दिस इज रिलेटिव। ऐसा नहीं है कि सर जिंक हमेशा एनोड बनता है, कॉपर हमेशा कैथोड। भाई ये तो दोनों लोगों के बीच की ताकत की बात है, दोनों लोगों ने आपस में बातें की, भाई ऐसा मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, कह रहा ठीक है तुम लेना चाहते हो, बात हो गई, ठीक, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन आज मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर आदमी आ जाए, वो कह दे नहीं इलेक्ट्रॉन तो मैं दूंगा, समझो मेरी बात को। तो दिस इज रिलेटिव। ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई इलेक्ट्रोड कैथोड ही होता है, हमेशा कोई इलेक्ट्रोड एनोड ही होता है। दिस इज अ रिलेटिव टर्म। आज जो मैंने तुम्हें असेंबली दिखाई है उसके अकॉर्डिंगली जिंक इलेक्ट्रॉन देने की आदत रखता है और कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेने की आदत रखता है। इसीलिए ये सेल जो आपके सामने डायग्राम दिखाया गया, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के नाम से जाना जाता है, जिसकी एनोडिक कैथोडिक रिएक्शंस कैसे लिखी जाती हैं? एनोड पर ऑक्सीडेशन दिखा दिया जाएगा, कैथोड पर रिडक्शन दिखा दिया जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके दोनों को जोड़कर नेट रिएक्शन सेल की निकाल दी जाएगी। सो दिस इज अ नेट सेल। क्लियर? जल्दी से बता दो, यहां तक समझ में आई बात? शाबाश। नहीं, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई नहीं करनी है, वो ये दोनों आपस में खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम भी इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स के रेस्पेक्ट में। अभी क्योंकि हमने बात नहीं की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये दोनों आपस में बात करके खुद ही एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं। अभी ऐसे समझ लेते हैं, अगर कभी हमसे ऐसा पूछा जाए ऐसा ये दो आदमी अब ये ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं लेकिन ये तो बताएंगे नहीं आपको, आप बताइए कि एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है। तो मुझे वो आता है करना, मुझे वो आता है कि मैं इन दोनों के पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को निकाल के लाऊं और उनको आपस में कुछ जुगाड़बाजी करके मैं खुद डिसाइड, तुम भी डिसाइड कर लोगे, अभी अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे कि हम वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये इनके रिलेटिव आदतें हैं। मैं ये समझाना चाह रहा था कि भाई ये ऐसा नहीं है कि मेरी आदत हमेशा मैं तो सबसे तगड़ा आदमी हूं, ना ना ना। हमारे सामने एक आदमी रखा गया, हम दोनों ने आपस में बातें की और आपस में सहमति से ये डिसाइड हुआ कि भाई ऐसा है, हमारा ये एनोड है, ये कैथोड। वो सहमति उनकी आपस में हमेशा रहती। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे वो भी तुम्हें अभी सिखा दिया जाएगा कि भाई ऐसा है। ये भी बहुत आसान तरीका है कि दो इलेक्ट्रोड्स को अगर आप दे दें तो इनमें से कौन सा एनोड बनना चाहिए, कौन सा कैथोड, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यार ऑब्वियसली यार, समझा बात को। एनोड एनोड और कैथोड वही इसी तरह से डिसाइड होना चाहिए ना कि भाई करंट मिले तुम्हें, आपको कुछ काम मिले। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना है सर दोनों को जोड़ देंगे सर, टॉर्च जल ही नहीं रहा है, टॉर्च जल नहीं रहा है तो अभी तो जोड़ने का फायदा क्या हुआ तुम्हें? दोनों अलग ही तो वही ज्यादा अच्छा है, टॉर्च तो जले ना यार। तो यानी पर्पस ये है कि सेल काम दे, सेल मुझे कुछ काम दे, सेल मुझे कुछ काम करके दिखाए। तो ऐसे में हम एक ऐसा प्रोसेस डिफाइन करेंगे जिसमें दो लोग आपस में जोड़े जाएं ताकि करंट जनरेट हो, सेल का अपना कुछ ईएमएफ हो, समझ रहे हैं, ताकि हम उसका यूज कर सकें। तो ये हम तरीका देख लेंगे कैसे होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, नहीं अभी केसीएल वेसीएल छोड़ो, अभी केसीएल फेसीएल चक्कर मत पड़ो। ऐसे समझो जैसे ये एक इंटरनल सर्किट को जोड़ दिया गया, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर दिया गया है, मस्त आपका सेल कड़ाकट कड़ाकट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम्हें? सेल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई एक रफली व्हाट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब सर एक बिल्कुल। अब इसमें सब थोड़ी सी बकवास है, वो थोड़ी सी बकवास भी निपटाते हैं। बकवास क्या है? डाउट और कंफ्यूजन क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिख दिया सर मजा आ गया, बचपन से कंफ्यूजन था हमें। हाँ, ये बचपन से कंफ्यूजन हमें भी था, हमने कुंडियां लगा लगा के सीखा है, आप समझिए बात को।
तो ये बहुत, क्योंकि बाद में जब हमें समझ में, हमने कहा यार ये तो हम बहुत टेक्निकल समझा करते थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉपर, जिंक, ये वो, बाद में समझ आया तो कुछ होता ही नहीं है यार। दो लोग ये आपस में बात कर लेते, भाई मैं दे रहा, तू ले रहा, खत्म कर बात को, सुन रहे, ये बिल्कुल सीधा एकदम, कहीं कोई झंझट ही नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री में देखने को मिलता है, लेकिन ऊपरी तौर पर बहुत गंदा सा लगता है ये बिल्कुल सीधा, इसमें कोई झंझट। अब ये सॉल्ट फॉल्ट ब्रिज क्या है, बार बार ये बच्चा सॉल्ट ब्रिज लिखा जा रहा है, रुक जाओ बे, सॉल्ट ब्रिज ऑल ब्रिज कुछ नहीं है, ये एक इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने का तरीका, बात खत्म। ठीक, अब आते हैं काम की बात। चैट बंद कर देते, तुम्हारी चैट ही नहीं समझ में आती मुझे। ठीक, तो काम की बात क्या है, काम की बात जो है वो क्या है, क्या करना है? हाँ, तो काम की बात ये कि भाई सर हमने ये सेल बनाया और टॉर्च लेके खड़े थे, तो टॉर्च जल रहा था, बड़ा अच्छा लगा सर, ऐसे टॉर्च पकड़े खड़े हैं सर, टॉर्च जल रहा है, बहुत बढ़िया सर, चलता गया सर, टॉर्च बंद हो गया सर। हमने कहा बंद हो गया मतलब? कह रहे पता नहीं क्या सेल काम ही नहीं कर रहा। हमने कहा ऐसा कैसे? हम सेल के पास गए, हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, टॉर्च क्यों नहीं जला रहे हो? तो हमने आवाज सुनी, तो अंदर से आवाज आ रही थी इन बर्तनों से, आ हमने कहा क्या हो गया? कह रहा बहुत तकलीफ में। हमने कहा कोई तकलीफ में क्यों? कह रहा पता नहीं यार, ये सेल काम नहीं करेगा, हम एनोड हमारा बेकार हो गया। हमने उधर से पूछा, कह रहा कैथोड भी बेकार हो गया। हमने कहा क्या हो गया? कह रहा यार इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे। हमने कहा मतलब? कह रहा ये रिएक्शन ही बंद हो गई। हमने कहा कैसे बंद हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जिंक जो ये कह रहा है कि मैं जिंक +2 के फॉर्म में नहीं जाना चाहता। अंदर से दर्द स्टार्ट हो गया, यानी जैसे ही आपने ये सेल बनाया, धीरे धीरे करके ये दर्द बढ़ता जा रहा है, दोनों कंपार्टमेंट्स का, एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट्स का दर्द जो है धीरे धीरे। हमने कहा क्या, कैसे, क्यों बढ़ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनना, अगर ये जिंक नीचे गिर रहा है, किस फॉर्म में? जिंक +2 के फॉर्म में, तो नीचे जिंक +2 की कंसंट्रेशन जो है बढ़ती चली जा रही, क्योंकि सल्फेट तो कॉमन ही है, सल्फेट तो फिक्स है, सल्फेट थोड़ा बढ़ रहा है, जिंक गिरता जा रहा है +2 के फॉर्म में, तो नीचे जिंक +2, जिंक +2, जिंक +2, जिंक +2, जिंक +2, जिंक +2, यानी नीचे जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट है, यहां पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मानते हो बात को? यहां जिंक +2 जो है एक्सेस में आता जा रहा है, जिंक +2 की कंसंट्रेशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है एक्सेस में। क्लियर है? हमने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे यार कैसे फर्क नहीं पड़ता? वो कह रहा है यार अजीब घनचक्कर आदमी हो, अगर जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो फिर वो जिंक, जो अगला जिंक नीचे गिरने जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, वो नीचे ही नहीं गिरेगा। वो कहेगा यार जैसे भी नीचे जाता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन जैसे रॉड पे छोड़ता हूं, बाहर पड़ा हुआ जिंक +2 उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है। हमने कहा यार ये तो गलत बात है, अगर नीचे पड़ा हुआ जिंक +2 ही उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने लगा तो फिर ये टॉर्च में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे यार, ये तो बेकार हो जाएगा। वो कह रहा यही तो हो रहा है, यही तो गड़बड़ है कि थोड़ी देर बाद नीचे जिंक +2 की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा, जिंक +2 मतलब कैटायनिक कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सर अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स रॉड में से बाहर निकलकर इस तार के अंदर घुसते ही नहीं है। वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आते हैं, नीचे पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता, ऐसे ही पकड़ लेता। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, जिंक +2 की कंसंट्रेशन जैसे जैसे इस कंपार्टमेंट में बढ़ती जाएगी, यानी एनोडिक कंपार्टमेंट में जैसे जैसे कैटायनिक कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, ये दर्द बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बाहर की तरफ प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक नीचे गिरता था +2 के फॉर्म में और रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता था, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अब नीचे पड़े जिंक +2 पकड़ने लगेंगे सर। तो ऐसे में सर अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जा पाएंगे। बात भी सही है। और इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जिंक ये कहेगा कि इनडायरेक्टली, भाई ऐसा हो रहा है ना, जिंक नीचे गया जम गया, नीचे गया जम गया। इसको ऐसे भी सोच सकते हो जिंक नीचे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है यार जैसे मैं जिंक +2 के फॉर्म में नीचे जाता हूं, नीचे इतना सारा प्लस वैसे ही पड़ा हुआ है, मैं वापस आ जाता हूं। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं कि भाई मैं भी पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में नीचे गिरूंगा, नीचे ऑलरेडी प्लस चार्ज पड़ा हुआ है, तो रिपल्शन की वजह से मेरा नीचे जाने की टेंडेंसी वैसी बर्बाद हो जाएगी। लॉजिक सही तरीका क्या है बोलने का? सही तरीका यह है कि जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके नीचे जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे पड़े हुए एक्सेस जिंक +2 ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना बंद हो जाता है। सर इस कंपार्टमेंट में दर्द शुरू हो जाता है सर, फौरन के फौरन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर देने के लिए मना कर रहा है। फौरन बगल की कंपार्टमेंट से आवाज आती है। हमने कहा तुम कौन? कह रहा हम कैथोडिक कंपार्टमेंट। हमने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है? कह रहा हमने कहा तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? कह रहा हमें इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आते थे तभी तो हमारा काम चलता था। भाई ऊपर से इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएंगे तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, वो ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ ही नहीं रहे। हमने कहा क्यों? कह रहा एक तो तुमने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हो, और अगर गलती से तुमने इलेक्ट्रॉन दे भी दिए तो सर ये कंपार्टमेंट नेगेटिवली चार्ज हो रहा है सर, इसके अंदर रिलेटिव नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है। हमने कहा कैसे? सर इसलिए क्योंकि कॉपर +2 और सल्फेट
सल्फेट पहले बराबर थे, फिर कॉपर प्लस 2 कम होते चलेगा। ये देखिए कॉपर प्लस 2 जमता गया जमता गया जमता गया जमता गया, सल्फेट अभी भी उतना ही है लेकिन कॉपर प्लस 2 जमता चला जा रहा है। तो अगर कैटायनिक कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी तो रिलेटिवली एनायनिक कंसंट्रेशन बढ़ रही। मेरी बात समझे कि नहीं? रिलेटिवली दिस सोल्यूशन इज नेगेटिवली चार्ज नाउ बिकॉज कॉपर प्लस 2 जो अंदर पड़ा था वो कॉपर प्लस 2 कॉपर के फॉर्म में जमता जा रहा था, जिसकी वजह से सल्फेट आयन कॉपर प्लस 2 के रेस्पेक्ट में मतलब सल्फेट बढ़ नहीं रहे हैं लेकिन निगेटिव चार्ज तो रिलेटिवली बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जमता जा रहा है। ये जो कॉपर प्लस 2 का प्लस चार्ज है जो कि सल्फेट के नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस कर रहा था, ये कॉपर प्लस 2 अगर कम होता जाएगा तो सल्फेट का नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करने लगेगा, यानी दिस कंपार्टमेंट इज नेगेटिवली चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ अगर गलती से इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन निकल भी आए तो वो नीचे नहीं जाते क्योंकि नीचे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ सर दोनों बर्तनों में दर्द स्टार्ट हो चुका है। आपका सेल बहुत जल्दी काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रोड ये कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता और दूसरा कह रहा है ऐसी तैसी तुम्हारी, हम लेना भी नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? ये सेल बहुत जल्दी काम करना बंद कर देगा। क्लियर है? ये दर्द समझ में आ रहा है? यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इस दर्द को कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि ये दर्द तो होगा ही होगा। रीजन बहुत क्लियर है कि एनोडिक कंपार्टमेंट में कैटायनिक कंसंट्रेशंस के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का निकल पाना और उस एनोड से कैथोड की तरफ आ पाना ये मुश्किल होता चला जाता है क्योंकि कैटायनिक कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स उन कैटायंस के थ्रू वहीं एब्जॉर्ब होने लगते हैं। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यही कैटायन उनको पकड़, यानी जिंक प्लस 2 के फॉर्म में नीचे गिरा और जिंक प्लस 2 ने इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा पकड़ लिया, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना यहीं बंद हो जाता है। दूसरा, एनोडिक कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आने लगता है और अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट अगर निगेटिवली चार्ज होने लगा तो इलेक्ट्रॉन्स का नीचे आना भी मुश्किल होता चला जाता है। यानी ये सेल बहुत जल्दी काम करना बंद कर देता है। यहां तक ठीक? तो सर ऐसा क्या किया जाए जिससे ये सेल देर तक काम कर सके? देखो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सेल हमेशा काम करे, तुम्हें पता ही ऐसा तो कोई सेल होता नहीं, लेकिन देर तक काम कर सके इसका क्या जुगाड़? तो देर तक काम कर सके ऐसा सेल, इसका जुगाड़ ये है कि मैं इनके बीच में एक ऐसी चीज लगा देता हूं जो इन दोनों के दर्द को दूर करने की कोशिश करे। तो मैंने कहा ये क्या चीज है? कह रहे हैं ये इन दोनों को जोड़ने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। हमने कहा ये सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है? तो सबसे पहले असेंबली क्या है सॉल्ट ब्रिज की कि ये एक कांच की या फिर पॉलीथीन की एक यू ट्यूब जैसी होती है। ये ऐसे करके एक पॉलीथीन की या कांच की एक यू ट्यूब जैसी होती है जिसके अंदर हम अगर पाउडर का जेल बना देते हैं। अगर पाउडर जो होता है वो एक ऐसी असेंबली है जिसमें अगर थोड़ा बहुत पानी डालो तो एक पोरस स्ट्रक्चर बन जाता है। घर में भी जेली वेली अगर आपने कभी बनाई हो तो वो जेली वगैरह बनाने के लिए अगर पाउडर का यूज करते हैं तो वो अगर पाउडर जो होता है अंदर की तरफ वो एक जाली जैसा बना लेता है, पोरस स्ट्रक्चर बना लेता है। उस पोरस स्ट्रक्चर में से जो सॉल्ट के आयंस है, जो भी सॉल्ट आपने इसके अंदर भरा है, वो आयंस उस पोरस स्ट्रक्चर में से निकलते। तो हमने कहा कि भाई ये इससे फायदा क्या होता है? कह रहे हैं इससे बहुत फायदा होता है। ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज बहुत काम आने वाला है। सॉल्ट ब्रिज जो है ये बहुत काम करने वाला है। हमने कहा ये क्या काम करेगा? कह रहे हैं जरा समझिएगा। ये जो सॉल्ट ब्रिज है जैसे ही इस यू ट्यूब के अंदर या फिर इस पॉलीथीन के ट्यूब के अंदर आप एक सॉल्ट भर देते हैं, वो सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होगा जिसके अंदर कुछ खास खूबियां होंगी। मैं अभी बात करूंगा उन खूबियों के बारे में। तो मैंने इसके अंदर एक सॉल्ट भर दिया, मोल्टन स्टेट में एक सॉल्ट भर दिया। ठीक, अब होगा क्या? जैसे ही इस कंपार्टमेंट में दर्द स्टार्ट होगा, हम इस कंपार्टमेंट बात कर रहे हैं, क्या दर्द होगा इसको? सर ये कह रहा है कि भाई ऐसा है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। हमने कहा इसकी वजह से तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर नहीं जाएंगे। फिर उसने कहा हाँ यार, तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि ये पॉजिटिव चार्ज ना बढ़े। हमने कहा हो गया जुगाड़। क्या? इसके अंदर जो आपने सॉल्ट भरा है, इस सॉल्ट को यह एहसास होने लगेगा कि यार नीचे से आवाज आ रही है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो अगर उसको यह समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये सॉल्ट अपना निगेटिव कंपोनेंट से को पॉजिटिव चार्ज की तरफ फेंकना शुरू कर देगा। सो ड्यू टू दैट अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये जो निगेटिव कंपोनेंट है मेरा Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव जो है, ये Cl नेगेटिव और ये K प्लस, ये Cl नेगेटिव मेरा धीरे 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 इसके अंदर जाने लगेगा। और ये Cl नेगेटिव अगर इस ट्यूब में से इसके अंदर जाने लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा। और जब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता जाएगा तो वो दर्द जो है वो दर्द
दूर हो जाएगा, समझिए। और यही सेम दर्द जब यहां से आवाज आएगी नेगेटिव चार्ज की, तो ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये K प्लस नीचे जाता जाएगा। यानी कि हमने ये सॉल्ट ब्रिज यूज किया है, जिसके अंदर एक मोल्टन स्टेट में सॉल्ट डाल दिया है अगर अगर पाउडर के साथ, और जैसे ही दोनों कंपार्टमेंट में से थोड़ी सी भी तकलीफ स्टार्ट होती है, तो ड्यू टू दैट चार्ज अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होने लगते हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ये दोनों कंपार्टमेंट जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो रहे थे वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये दोनों न्यूट्रलाइज होते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, सेल आपका देर तक काम करेगा। और ये एक खूबसूरत काम है इस सॉल्ट ब्रिज का। यानी सॉल्ट ब्रिज एक ऐसी असेंबली है जो अपने अंदर एक सॉल्ट को लेके बैठे रहती है, और जैसे ही दोनों कंपार्टमेंट में तकलीफ स्टार्ट होती है तो वो इन दोनों कंपार्टमेंट्स को दर्द को के कंपार्टमेंट्स के दर्द को दूर करने की कोशिश करती है। समझ में आ गया? एक रफ आइडिया लग गया सॉल्ट ब्रिज का? जल्दी से बताओ पहले ये बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। ये अरे आदित्य सिंह यार, ये अब गंदे गंदे बातें बहुत करते हो यार। अब वाई अगर अगर पाउडर, अगर अगर पाउडर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, छेद जैसा, पूरा पूरा से स्ट्रक्चर, उसी छेदों में से आयन ऐसे करके चलते रहते हैं बस। नहीं तो पूरा गिर आयन को रोकोगे कैसे? सॉल्ट ऐसे करके बह के वैसे ही पहले घुस जाएगा इन दोनों के अंदर, तो यानी वो रुका रहता है। जैसी आवाज आती है तब वो उस रास्ते से ऐसे करके निकल के जाते हैं ऐसे। समझ बात को? एक कह रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं यार, अब देखो ऐसा है, तुम, हमें लग रहा है तुम इस तरह से तो नहीं पढ़ रहे हो कहीं कि तुम्हें एक सेल बनाने के लिए कहा जाएगा। तुमको सेल बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। तुमको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाओ। हाँ, जब केसीएल खत्म हो जाएगा। अब यार, तो हमसे जो सवाल पूछते हो हम समझ में नहीं आता तो हमें समझते क्या हो बे? हमें भी उतना ही आता है जितना तुम्हें आता है। जब केसीएल खत्म हो जाएगा तो हमसे कोई किसी ने पूछा कि भाई केसीएल खत्म, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि केसीएल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन हमारी अकल कहती है केसीएल खत्म हो जाएगा तो दर्द बढ़ जाएगा, खत्म हो गया, सेल बंद हो जाएगा। और क्या बोले इसके अलावा? ये सॉल्ट ब्रिज मोल्टन स्टेट में सॉल्ट को भरा जाता है, एक्वस नहीं होता, मोल्टन स्टेट में। यानी कि बहुत समझ ऐसे। ठीक है, ये चलिए हम समझ गए। क्लियर है ये वाली बात? तो अब जरा सा सॉल्ट ब्रिज का काम अपने हिसाब से समझते हैं, एक और लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट लिया जा रहा है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो आप सॉल्ट ले रहे हैं, सॉल्ट तो लेना है, और सॉल्ट ब्रिज के और भी पर्पस होंगे, अभी हम बात करेंगे। ठीक, तो जो मेजर पर्पस हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि इन दोनों कंपार्टमेंट्स के दर्द को ये दूर करता है। कैसे दूर करता है? इधर से आवाज आने लगेगी तो ये इधर से अपना नेगेटिव चार्ज फेंकने लगेगा, उधर से आवाज आएगी तो वो उधर पॉजिटिव चार्ज फेंकने लगेगा, और दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्सेस में बढ़ रहे थे वो न्यूट्रलाइज होने लगेंगे, जिसकी वजह से सेल आपका देर तक काम कर सकता है। ठीक, अब काम की बात क्या है? काम की बात ये कि सर इस कंपार्टमेंट से आवाज आना शुरू हो गई। आवाज तो दोनों कंपार्टमेंट में एक साथ ही आएगी, तो जैसे ही इस कंपार्टमेंट में आवाज आ रही तो फौरन इधर की तरफ कौन भागेगा? सीएल। ठीक, आवाज तो इस कंपार्टमेंट से भी आ रही होगी उसी टाइम, तो इधर की तरफ कौन भागेगा? के प्लस। मान लो कि इसके कैटायन ने ये कह दिया, इस कैटायन ने कि भाई आवाज आ रही है, चलो आते हैं, आएंगे, रुक जाओ। लेकिन एनायन ने इधर की आवाज सुनकर खड़ाक से दौड़ लगा दी, यानी एनायन तो कटपट कटपट करके उधर भागने लगा, और कैटायन कह रहा है रुको यार, आएंगे, अभी रुक जाओ। तो क्या आपका सेल काम करेगा? तब भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर इस कंपार्टमेंट का दर्द अगर दूर होने भी लगा, जब तक इसका भी दूर नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स यहां अंदर घुसेंगे ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ सर एक कंपार्टमेंट के दर्द को दूर करने से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों कंपार्टमेंट के दर्द दूर करने। हमने कहा अच्छा उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए दोनों लोग, दोनों कौन? कैटायन जो उधर की तरफ भाग रहा है, एनायन जो सॉल्ट में से उधर की तरफ निकल के भाग रहा है, वो दोनों बराबर स्पीड से चले। यानी एनायन कह रहा है चलो मैं आता हूं, उधर से कैटायन कह रहा है मैं आता हूं, दोनों लोग बराबर स्पीड से चल रहे हैं, और बराबर स्पीड से चल के दोनों बर्तनों में गिरकर दोनों दर्दों को एक साथ दूर कर रहे हैं। ये अच्छा है। अच्छा सर, एक साथ स्पीड से चलने का तो एक और भी तरीका, क्या? अंदर से आवाज आई, आ, तो ऐसे में दोनों लोगों को आवाज सुनाई दे गई। इधर से इधर की आवाज आई, इधर से इधर की आवाज आई, इसने निगेटिव चार्ज ने इधर की आवाज सुनी और पॉजिटिव चार्ज ने इधर की आवाज सुनी, और दोनों लोगों ने क्या कहा? आते हैं, रुको अभी।
अब हमने कहा गजब घनचक्कर आदमी हो, दोनों ही आलसी हो। पहली बात तो एक आलसी था, वो भी बेकार हो गया, दोनों ही आलसी हैं, यानी दोनों बराबर स्पीड से चलते हैं लेकिन दोनों आलसी हैं। टक 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 टक, तो भी बेकार हो गया ना सर। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कोई सॉल्ट डालो ना सर जो काम की बात जल्दी सुनकर दोनों लोग फटाफट एक्शन ले और तेजी से भागे बराबर स्पीड से, यानी अंदर से आवाज आई आ, इधर से आवाज आई आ, और दोनों एनायंस को कटाए खड़ाक एक। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट यूज किया जाना चाहिए वो एक ऐसा सॉल्ट यूज किया जाना चाहिए जो दोनों कंपार्टमेंट के दर्दों को जल्दी सुनकर एक साथ तेजी से भागकर उनके दर्दों को दूर करे ताकि आपका सेल देर तक काम कर सके। और यही कहा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट यूज किया जाएगा वो एक ऐसा सॉल्ट होगा जिसको कैटायंस और एनायंस की स्पीड, उनकी जो मोबिलिटी है वो एक जैसी हो, यानी जो उनका ट्रांसपोर्ट नंबर है वो लगभग एक जैसा हो। और ऐसे में बेस्ट सॉल्ट जो यूज किया जा सकता है वो है केसीएल सर। केसीएल इन मामलों में सबसे ऊपर होता है सर। केसीएल कहता है भाई साहब अगर आपने हमारा यूज किया तो ना दर्द की आवाज सुनाई देगी ना कुछ, खड़ाखड़ दोनों तरफ भागेंगे, एक साथ दर्द को दूर करेंगे, और ऐसे में बेस्ट सॉल्ट केसीएल यूज किया जाता है। समझे बात को? ठीक है। तीसरी बात, सर पता नहीं हमने सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करना था तो हमने सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के लिए हमने सॉल्ट को भरा, और जैसा कि आपने बताया था द बेस्ट सॉल्ट इज केसीएल बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ के प्लस एंड सीएल माइनस एंड द स्पीड ऑफ के प्लस एंड सीएल माइनस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इफेक्टिव। तो हमने केसीएल को बेस्ट माना और हमने केसीएल को अंदर भर दिया। पता ही चला कि लोग मना करने लगे कि ये क्या कर रहे हो। सेल ने अंदर से बोलना शुरू कर दिया कि ये क्या बदतमीजी है, क्या ले आए तुम केसीएल वेसीएल, हमें नहीं चाहिए केसीएल, केसीएल हटाओ, केसीएल हटाओ से। हमने कहा आप तो कह रहे थे केसीएल बेस्ट है, फिर ये अंदर से कैसे गंदी गंदी आवाजें आ रही हैं, केसीएल को हटाओ, केसीएल को हटाओ। केसीएल क्यों हटेगा सर, केसीएल तो बेस्ट है सर, आवाज जल्दी सुनता है, तेजी से दोनों लोग भागते हैं, दोनों की स्पीड अच्छी है, दोनों की आवाज सुनने की ताकत बराबर है सर, ऐसे में केसीएल तो बेस्ट होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें केसीएल का इस्तेमाल वर्जित है। वो कौन सर? अगर मान लीजिए मेरे कंपार्टमेंट में कहीं एजी प्लस पड़ा है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एजी प्लस, या फिर कॉपर प्लस टू, कॉपर कह रहे हैं अब एचजी, मरकरी का मर्क्यूरस आयन पड़ा है, या मर्क्यूरी का आयन पड़ा है, या थैलियम आयन पड़ा है। आप समझ रहे हैं, ये 4-5 आयन्स हैं, मैं अभी लिखवाऊंगा, इसको लिखा हुआ है मेरे पास। यानी मेरे पास सिल्वर आयन है, मेरे पास मरकरी का आयन है, मर्क्यूरिक या फिर थैलियम आयन है, लेड आयन है। तो ऐसे में आप केसीएल का इस्तेमाल मत करिएगा। क्यों सर? केसीएल का इस्तेमाल इसलिए मत करिएगा क्योंकि अगर मान लीजिए एजी प्लस पड़ा है अंदर, अंदर एजी प्लस एक्सेस में, ठीक, तो जैसे ही सीएल की आवाज, भाई अंदर एजी प्लस अगर एक्सेस में तो इधर इधर की तरफ कौन दौड़ेगा? सीएल। तो जैसे ही सीएल दौड़ेगा तो एजी प्लस जो अंदर पड़े हुए हैं वो सीएल के साथ जुड़कर फटाक से एजीसीएल बना लेंगे। तुम्हें याद है कल की क्लास में बताया गया था एजीसीएल वगैरह जो सॉल्ट्स हैं ये स्पैरिंगली सॉल्वेबल सॉल्ट्स हैं, इनके केएसपी बहुत कम होते हैं, और जिन सॉल्ट्स के केएसपी कम है उनके प्रेसिपिटेशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपने सीएल भर दिया तो सीएल जैसे ही अंदर आएगा और इधर अगर एजी प्लस पड़ा है तो एजी प्लस सीएल के साथ जुड़कर एजीसीएल बना देगा, और जैसे ही एजीसीएल बनेगा सर, अगर वो एजीसीएल इसी सॉल्ट ब्रिज की मुंह पर बनना शुरू कर देगा पत्थर, तो ये सॉल्ट ब्रिज का जो मुंह है वो बंद हो जाएगा, और अगर सॉल्ट ब्रिज का मुंह चोक कर गया तो फिर सॉल्ट का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कंपार्टमेंट में पहले से एजी प्लस या एचजी2 प्लस या एचजी प्लस या टीएल प्लस पड़े हैं तो आप केसीएल का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि केसीएल का इस्तेमाल करने से आपका सॉल्ट ब्रिज बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप किसी और सॉल्ट का इस्तेमाल करें, और किसी और के केस में पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जा सकता है मजबूरी में। क्लियर है ये? मैंने कहा जरा सर सॉल्ट ब्रिज के बारे में बता दीजिए। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन है, ये जो अभी हम बात कर रहे थे वही कंस्ट्रक्शन है। ये ठीक है, ये वही दर्द के बारे में बातें हैं, है ना, कि एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक प्लस 2 बढ़ता जाता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। ये है जो मेन बात करनी है, वो है सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज के बारे में जो अभी मैंने बोला सब कुछ यहां लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं इसको। सॉल्ट ब्रिज के बारे में जो हमारी बात हुई थी वो ये थी कि ये एक ग्लास ट्यूब है या पॉलिथिन की ट्यूब है जिसके अंदर आप अगार अगार पाउडर के साथ जो है इलेक्ट्रोलाइट जनरली केसीएल मिक्स कर देते हैं।
तो ये एक पोरस स्ट्रक्चर सा बन जाता है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे क्या कहते हैं जो आयंस हैं, वो आयंस इन पोरस स्ट्रक्चर में से ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक, फिर वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर यूज किया जाता है उसके अंदर की खूबी क्या है, कि जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज किया जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर यूज किया जाएगा उसके अंदर की खूबी क्या है कि उनकी स्पीड एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल स्पीड होनी चाहिए, स्पीड बराबर होनी चाहिए, मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, दोनों के ट्रांसपोर्ट नंबर अच्छे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कहने का मतलब जो सॉल्ट आप यूज करते हैं उस सॉल्ट के अंदर अच्छी खूबी होनी चाहिए, और सारी दुनिया जानती है इसी खूबी को देखते हुए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी खूबी को देखते हुए हम केसीएल का इस्तेमाल करते हैं। केसीएल हमारे लिए बेस्ट। क्लियर? अब सबको समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि सर केसीएल का इस्तेमाल हमेशा मत करिएगा। ये वो पॉइंट है जो अभी हम बात कर रहे थे। इफ इन एनी कंपार्टमेंट देयर आर सिल्वर आयंस, मर्क्यूरस आयंस, मर्क्यूरिक आयंस और थैलियम और लेड आयंस, देन केसीएल शुड नॉट बी यूज्ड, अदरवाइज देयर विल बी द प्रेसिपिटेशन ऑफ एजीसीएल, HgCl2, TlCl या Hg2Cl2 at the mouth of the salt bridge and salt bridge will stop functioning, क्योंकि उसके मुंह पर ही चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी और खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे केस में मजबूरी में आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? आप KNO3 का या अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही इनमें कैटायंस और एनायंस की स्पीड में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन अब मजबूरी तो मजबूरी होती है सर। ऐसे में आप अमोनियम नाइट्रेट और KNO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या था? KCl। कब नहीं यूज करेंगे? जब हमारे कंपार्टमेंट में Ag प्लस हो या Hg2 प्लस हो या Hg22 प्लस हो या Tl प्लस हो या Pb2 प्लस हो। ऐसे में आप कोशिश करिए, अवॉइड करिए कि मैं KCl का इस्तेमाल करूं। ऐसे में मजबूरी में आपको KNO3 अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। क्लियर? और वो लिखा भी है कि वी हैव नो ऑप्शन, है ना? समझ रहे हो बात को? अच्छा, लास्ट अच्छा पॉइंट क्या है? सॉल्ट ब्रिज सर इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने की बात करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। वो तो हम देख ही रहे थे कि भाई कैटायनिक दर्द को दूर करने के लिए एनायंस को भेजता है, एनायनिक दर्द को दूर करने के लिए कैटायंस को भेजता है। तो ये इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट कर रहा है, साथ ही साथ चार्ज न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन कर रहा है। और एक बहुत छुपा हुआ काम है, सॉल्ट ब्रिज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी मिनिमाइज करता है। इस पॉइंट के बारे में अभी मैंने कोई बात नहीं की थी। इससे ऊपर के चारों पॉइंट्स क्लियर हैं। ये बाकायदा डायग्राम के साथ भी तुम्हें समझा दिया था। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत डायग्राम बना। ये सब हमने ईजी नोट्स में बनाया है, सब ईजी नोट्स में बना रखा है, समझ बच्चों को समझाने के लिए। ये देखिए अंदर बर्तन में Ag प्लस पड़ा है, बर्तन में अंदर Ag प्लस पड़ा है। ये देखिए Ag प्लस, Hg2 प्लस पड़ा है, Hg22 प्लस पड़ा है, Tl प्लस पड़ा है, Pb2 प्लस पड़ा, और ऊपर से KCl अंदर आ रहा है। अब आप सोचिए क्या होगा जब KCl का Cl अंदर आएगा। भाई अंदर कौन आएगा? Cl माइनस। तो जब ये Cl माइनस अंदर आएगा तो सर इसके मुंह पर ही Ag से की वजह से AgCl बनने लगेगा, Hg2 प्लस की वजह से Hg2Cl2 बनने लगेगा, Hg2 प्लस की वजह से HgCl2 बनने लगेगा, Tl प्लस की वजह से TlCl बनने लगेगा, और मुंह पर ही चोक हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर ऐसा तो फिर सबके साथ होगा, कोई भी आयन भर दो ना। बाकी जो सॉल्ट है उनके KSP बहुत ज्यादा है। ये वो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है सर। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के KSP बहुत कम होते हैं, और जिन सॉल्ट्स के KSP कम है उनका आयनिक प्रोडक्ट बहुत जल्दी KSP के बराबर आ जाता है। और तुमने कल पढ़ा था कि आयनिक प्रोडक्ट जैसे ही KSP को एक्सीड करेगा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर KSP कम है तो प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये सब हमारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो बहुत कम KSP रखते हैं, तो इसलिए इनके प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यानी Cl जैसे ही अंदर आएगा और Ag प्लस जो अंदर पड़ा है वो खट से AgCl को पकड़कर यहां मुंह पे ऐसे जम जाएगा, और अगर वो जम गया तो मुंह ही बंद हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज का। जब मुंह ही बंद हो गया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ऐसे में मजबूरी में आपको अमोनियम नाइट्रेट वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप मजबूरी में अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक ठीक है? ये लास्ट पॉइंट को छोड़कर, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाली बात को छोड़कर, ये ऊपर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए भाई। KCl की क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। देखो ऐसा सेल बनाना है दोस्त, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये पता ये चला कि टॉर्च लेके आगे आदमी चल रहा है, ऐसे समझ रहे? टॉर्च लेके एक आदमी चल रहा है आगे, ऐसे टॉर्च आगे चल रहा है। हमने कहा भाई सेल कहां है तुम्हारा? कह रहे वो पीछे ट्रक में आ रहा है, हमारा बड़ा सा सेल है, उसमें बहुत सारा KCl लिया हमने। अबे गजब घनचक्कर आदमियों, KCl की क्वांटिटी तुम्हारे सेल के साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगी ना। ऐसा तो ना कुछ भी भर दिया तुमने। ऐसा तो ना एक टॉर्च लिया सर, टॉर्च के पीछे 2 ट्रक चल रहे हैं, एक ट्रक में एनोड लाद दिया, एक में कैथोड लाद दिया, और बीच में एक बैलगाड़ी ले ली जिसमें सॉल्ट ब्रिज है और उसके अंदर जो कनस्तर KCl भर रखा है। अरे गजब घनचक्कर आदमी हो, थोड़ा सा लेके हिसाब किताब लेंगे कि ऐसे कुछ भी ले लेंगे?
और वैसे भी इतना बेसिक सेल कि अब कहां, अरे अब तो आदमी कहां से कहां निकल गया, तुम अभी भी वही टॉर्च के चक्कर में पड़े हो। समझो बात को, क्लियर है ये कह रहा जाग गया सर मैं। कुछ लोगों के तो सवाल सुन के ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग क्या कुछ रिसर्च वगैरह करना चाह रहे हैं या फिर लल्लू हैं, मतलब सर। और हम भी इस तरह के कुछ बच्चों को जानते थे, हम भी थे कभी इस तरह के। सर ऐसा क्यों होता सर? सर अगर ये हो जाए तो क्या होगा सर? सर अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा सर? ऐसा क्यों कह रहे हैं सर केसीएल मूव करेगा सर? हमें पता है कि हम बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि बेवकूफी मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मतलब जान भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, हमारे कहने का मतलब है तुम इस सवाल का आंसर जान भी लोगे तो क्या कर लोगे बे? कि केसीएल मूव कर रहा है सर, केसीएल की जगह ये और वो सर अगर टेक्निकल अगर ऐसा ना हो वैसा हो। अबे क्यों पूछ रहे हो बे? जितना तुम्हें आता है उतना हमें आता है, उल्टे सीधे जवाब हम तुम्हें दे देंगे, बेवकूफ बना देंगे, तुम सोचोगे मास्टर ने जवाब दे दिया। अरे हमसे क्यों झूठ बुलवाना चाह रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? तुम ऐसे सवाल मत पूछो जिसके आंसर हम झूठ तरह से दे दें। झूठ तरह समझते हो जैसे मास्टरों की आदत होती है, सब मास्टर नहीं बोलेंगे लेकिन हम अपनी बात बताएं। कई बार ऐसा होता है कि भाई शुरू में हमारे साथ बहुत हुआ था, हमने बताया था ना जैसे कुंडी लगाने से पहले कि क्या क्या हालात थे हमारे। तो कुंडी लगने से पहले बहुत बुरे हालात थे, इन द सेंस कि सॉलिड स्टेट का चैप्टर पढ़ाना है। आप समझ रहे हैं, आप पढ़ाया कभी है ही नहीं, नए नए एकदम मास्टर, एकदम समझ लो लल्लू मास्टर, एकदम जो लल्लू होते ही हैं, समझ लो। तो हमने कहा कि भाई एक लल्लू मास्टर है, अब उससे कह दिया जाए, हमसे, हम अपनी बात कर रहे हैं, उससे सॉलिड स्टेट पढ़ो। अब सॉलिड स्टेट वैसे ही इतना टेक्निकल चैप्टर, तो पूरी रात अपना जो है गोले वोले देखा कि वो एफसीसी ऐसा होता है, वो कोने पर, और उसके ऑक्टाहेड्रल वाइड यहाँ बनेगा, बड़ी पूरी रात समझा। और 2 घंटे की अगले दिन क्लास होती, तो 2 घंटे जाके उड़ेलना है, तो पूरी रात पढ़ते थे और 2 घंटे उड़ेल आते थे। अब पता ये चला कि भाई जो है मैथ्स का मास्टर जो है वो बीमार पड़ गया। तो हमसे आके कहा गया कि सर ऐसा अभी 2 घंटे और पढ़ाना पड़ेगा। अबे हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो, पूरी रात पढ़ के तो 2 घंटे का मसाला तैयार हुआ था, अब तो कुछ आता ही नहीं आगे पढ़ाने के लिए, अब क्या करेंगे? तो इस तरह से बहुत बार बेइज्जती हुई है। आगे आके खड़ा हो गया मास्टर, बोर्ड में लेके पेन लेके खड़े हुए हैं, अब यही नहीं समझ में आ रहा पढ़ाए क्या, तो ऐसी बकवास चल रही है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो ये उन दिनों की बात। तो कई बार बच्चे सवाल लेके आते थे, जब सवाल लेके आए सर इसका जो आंसर बताइए, बच्चे बड़े चालाक होते, तुम हमें समझते हो, जानते हो तुम तो खुद ही बहुत चालाक। तो सर ये इस सवाल का आंसर जरा बताइए सर। सी होगा, इसका सी लग रहा है। नहीं सर वो पीछे तो डी दे रखा है। ऑर्गेनिक के सवालों में कई बार इस तरह की चीजें आती हैं, आप समझ रहे बात को, कि अगर आपने ध्यान, फिजिकल में तो फिर भी कैलकुलेशन होती है, तो ज्यादातर अगर कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर मैच कर ही जाता है, ठीक। लेकिन ऑर्गेनिक के सवालों में जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अरे यार ये तो एक्वस था, अरे यार ये तो, समझ बात को, तो आंसर जो है जल्दबाजी में गलत भी आता है। तो हमने जो है ऐसे कैसे भी करके, इसका तो सी लग रहा है सर, सी। नहीं सर पीछे तो डी दे रखा है, बच्चे तो चालाक होते सर, पीछे तो डी दे रखा है, अच्छा अच्छा डी दे, हाँ तो डी तो होगा, अरे डी होगा यार, तुम समझा करो बात को, ये ऐसा हाई हीटिंग दे रखी है और ये बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं नहीं सर पीछे सी दे रखा है, बैंड बज गई। समझ बात को, तो इस तरह से बहुत बार बेइज्जती हुई है। तो उन तमाम बेइज्जतियों से सीख सीख के इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है। आप सुने, इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है कि भले ही एक्सपीरियंस्ड आदमी से काबिल टीचर बहुत सारे हों, बहुत पढ़ाने वाले, बहुत नॉलेजेबल टीचर्स बहुत हों, लेकिन एक्सपीरियंस का एक अलग ही मजा होता है। तो ये वो एक्सपीरियंस है जो तुम ऐसा शेयर कर रहे हैं। तो हमें, हम भी इस तरह के बहुत सारे बच्चों से गुजर चुके हैं अब, लेकिन इससे कुछ है नहीं, मतलब सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, अरे छोड़ो ना यार, हमें भी उतना ही आता भाई, तुम समझो इसी तरह से बेइज्जती कर करके थोड़ा बहुत सीखा है। जो तुम्हें बता रहे हैं फाइनल है वो, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं तुम्हारे सिलेबस में। अब तुम कुछ चैट जीपीटी से कुछ ढूंढना शुरू करो तो अलग बात है, अदरवाइज हमारे मतलब की चीजें सारी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसे होता है, मतलब तुम लोग ने भी किया होगा, हमने भी अपने मास्टरों के साथ किया है, तो अब जो हमने किया वो हमने भुगता है, जो हमने किया है वो हमने भुगता है। लेकिन ये कि फिर जब कुंडियां लगने लगी तो उसके बाद तो आदमी अपना चौड़ा हो गया, फिर लोग समझ गए कि नहीं आदमी हल्के में नहीं लेना इस आदमी को। फिर जो पूछते थे वो अ, बताते थे। लेकिन फिर वही है कि धीरे धीरे करके कलाकारियां आने लगी। अब जब जब ये देखा कि यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही थी, जो आंसर सी होगा तो नहीं तो सर डी होगा, फिर सी हो गया, फिर ये कि अब जो है ना, अब आंसर कुछ गोल मोल करेंगे ऐसे। तो धीरे धीरे करके टीचर जो है वो अपना चालाक होने लगते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम चालाक हो गए होंगे, तो कई बार सवालों के जवाब देते वक्त उल्टा सीधा आंसर दे दिया, बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, अरे क्या मास्टर ने क्या। तो हमसे इस तरह के सवाल मत पूछो जिसके उल्टे सीधे हम तुम्हें जवाब दो और तुम्हें लगे कि अरे सर ने जवाब दे दिया। तो क्यों उल्टे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो कि सर अगर केसीएल ज्यादा ले लें तो क्या होगा, सर अगर मैं आग लगा दूं तो क्या होगा। अबे यार तो हम भी उल्टे सीधे जवाब देंगे, तुम भी वही जवाब तुम दे दो, हमें भी नहीं पता तुम्हें भी नहीं पता, तो सब एक जैसा ही है, समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा समझो।
चलिए, तो यानी ये सॉल्ट ब्रिज का हमारा काम था। अब आते हैं सॉल्ट ब्रिज अरे यार, काम की बात तो छूट ही गई। ये 4 पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया एकदम सॉल्ट ब्रिज के बारे में। इन 4 पॉइंट्स के अलावा तो और कुछ बात नहीं करनी है अभी। 5वें पॉइंट के बारे में भी हम बात करेंगे। 4 पॉइंट क्लियर है? नहीं, स्ट्रगल स्टोरी कुछ नहीं थी। स्ट्रगल स्टोरी उतनी थी जितनी तुम्हें समझ। और क्या स्ट्रगल? क्या पत्थर तोड़ तोड़ के पढ़ाते थे? अरे मेहनत करके पढ़ा देते थे, हो गया। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे भाई, बोल एकदम सही रहे। हमने इस तरह की बेइज्जतियां महसूस की हैं, तो इसलिए झूठ, इसे झूठ मत समझो। ये सब एक आदमी बैक टाइट्रेशन के पीछे पड़ गया है। सर बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन। हमें एक बार तुम यहां पर जिस आदमी ने अभी बैक टाइट्रेशन लिखा है, वो सिर्फ ये लिख के बता दे सर उस बैक टाइट्रेशन के अलावा रिडॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ लीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। तो हम उसको आज ही बैक टाइट्रेशन का लेक्चर दे देंगे, बात खत्म। लिख के बताओ तुम। तुम्हें बैक टाइट्रेशन के अलावा सब कुछ समझ में आ गया, चलो ठीक। अबे बैक टाइट्रेशन कुछ होता ही नहीं है। वही टाइट्रेशन जो नॉर्मल है, हमने तुम्हारे साथ रिएक्शन की, जो हमारा बच गया वो किसी और के साथ टाइट्रेट कर लिया। इसी को बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। लेकिन दे देंगे लेक्चर, दे देंगे, परेशान। क्लियर है ये? एक कह रहा आज तो हंसी नहीं रुक रही है। हंसी क्या है? अब एक आदमी की बेइज्जती हुई, तुम हंसी की बात कर रहे हो। एक कह रहा पूछिए। चलिए, तो चैट बंद कर देते हैं। अब देखिए, बातें शुरू हुई ना, तो एक आदमी ने धीरे धीरे करके कुछ बच्चों ने लिखना किया, सर आप अपनी जेई की जर्नी सुनाइए, आप ये सुनाइए। अभी क्यों सुनाए तुम्हें अपनी जेई की जर्नी? तुम्हें हमारी जेई की जर्नी से क्या लेना देना? तुम अपनी जेई की जर्नी के बारे में सोचो, हमारी जेई की जर्नी से क्या तुम्हें लेना देना? बस वो तो ऐसी एक बात निकल आई, तो मुझे एकदम से लगा कि तुम्हें बता दूं मैं, कि एक आदमी जो है वो बार बार पूछ रहा है सर ऐसे करें वैसे करें। तो मैंने उसको यही बोला बार बार कि मुझसे गलत मत बुलवाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आंसर दे दिया, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो फिर फायदा क्या है उसका? तो उल्टा सीधा छोड़ो। दिमाग में कुछ भी उल्टी सीधी बातें आती हैं तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि एक तो तुम रिपीटर स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि उल्टी सीधी दिमाग में चीजें रखो। सीधी बात करते हैं और बहुत सीधे तरीके से तुम्हें लाइन से बताता चला जा रहा हूं मैं, और सारे नोट्स तुम्हारे सामने ला रहा हूं। मतलब मैं हाथ से भी लिखता धीरे धीरे करके तो बहुत टाइम लगता, सारे नोट्स तुम्हारे सामने आ रहे हैं एकदम। जिनके पास इजी नोट्स है वो तो वहीं टिक टिक करते जाएंगे, खट 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 खट। जिनके पास इजी नोट्स नहीं है वो इन नोट्स को ये नोट कर सकते हैं, या इनको अपने पास देख सकते हैं और इससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी थ्योरेटिकल डिस्कशन थी जिसके लिए मैंने ये काम करा है। अब आता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कैसे करता है सॉल्ट ब्रिज। ये इसका छुपा हुआ काम क्या है कि व्हाट इज मिनिमाइजेशन ऑफ LLJP, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो देखो हम तुम्हें बताते हैं सॉल्ट ब्रिज का एक बेहतर जबरदस्त काम क्या है सर। सॉल्ट ब्रिज एक तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, साथ ही साथ जो है वो दर्दों को दूर कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक। प्लस कब कौन सा सॉल्ट यूज करना है, कब कौन सा सॉल्ट नहीं यूज करना है, चलिए ये भी हमने सीख लिया। सॉल्ट जो आप यूज करते हैं उनमें सबसे अच्छा सॉल्ट कौन सा होता है, क्यों वो सबसे अच्छा है, सॉल्ट के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, यानी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कैटायन एनायन की, उनकी स्पीड्स आपस में बराबर होनी चाहिए, उनके ट्रांसपोर्ट नंबर आपस में बराबर होने चाहिए, यानी हमारे सॉल्ट KCl इस मामले में सबसे आगे, ठीक। और अगर मजबूरी हुई तो अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मजबूरी के तहत, ठीक। अब आती है आखिरी बात, सर सॉल्ट ब्रिज का एक और भी काम है आप नहीं जानते, वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। हमने कहा ये क्या बला है, तो आप बहुत ध्यान से देखना। ये जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, पहले तुम इस डायग्राम को देखो, तुम्हें डायग्राम समझाते हैं। तुम याद करो जरा, सर ये निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब सर ये एनोड है। ये निगेटिवली चार्ज है तो इस हाँ, ये निगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये एनोड है। हाँ सर, ये बात तो आपकी ठीक है सर, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। हाँ सर, अभी आपने बताया था जो एनोडिक कंपार्टमेंट होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता चला जाता है एक्सिस में, और जो एनोडिक कैथोडिक कंपार्टमेंट में उसमें नेगेटिव चार्ज एक्सिस में आता जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनोड है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और ये जो कैथोड है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेपरेशन है सर, इस जंक्शन पर आप देख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सर। ये एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हो रही है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सर ये एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, और इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में फिर से चार्ज का सेपरेशन दिखाई दे रहा है, और अगर चार्ज का सेपरेशन दिख रहा है सर तो फिर से एक पोटेंशियल डेवलप होगा सर। इसे ही लिक्विड लिक्विड के जंक्शन का पोटेंशियल बोला जाता है, जिसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। हमने कहा यार पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है, हमें पोटेंशियल ही तो चाहिए सेल से। वो कह रहा है बुराई है कि ये पोटेंशियल सेल के एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करता है, यानी सेल का जो एक्सटर्नल ईएमएफ वो कैसे डेवलप हो रहा है सर, दिस इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज।
और इस केस में ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज। इसका मतलब ये हुआ, ये जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पर पोटेंशियल बन रहा है सर, ये पोटेंशियल एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करता है। सेल जितना वर्क कर सकता है, जितना वर्क वो करना चाहिए, वो उतना वर्क नहीं करता है, क्योंकि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उस वर्क को मिनिमाइज करने की कोशिश, उसको कम करने की कोशिश करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसा कि अभी आपने बताया, इस बर्तन में पॉजिटिव चार्ज की वजह से दर्द स्टार्ट होता है और कैथोडिक कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्जेस की वजह से दर्द स्टार्ट होता है, और ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप करते हैं इस लेयर की वजह से, और वो पोटेंशियल एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करता है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर टूट जाए, हमने कहा फिर तो मजा आ जाएगा सर। अगर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर टूट गई तो ऐसे में जो भी पोटेंशियल होगा सेल का, वो एक्चुअल पोटेंशियल होगा जो होना चाहिए सर, वो इसकी वजह से कम नहीं होगा। और ये टूट जाती है जब तुम सॉल्ट ब्रिज लगाते हो। याद है, जो सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है वो क्या करता है सर? जो सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है वो एक तरफ तो सीएल भेजता रहता है और एक तरफ के प्लस भेजता रहता है। याद आ रहा है? और अगर ये Cl और K प्लस अंदर गिरते रहेंगे तो सर ऐसे में ये प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज होते चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर टूट जाएगी सर। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल डबल लेयर टूटेगी सर, अब आपका सेल जितना वर्क कर सकता है उतना वर्क आपको प्रोड्यूस करके देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? सो दिस सॉल्ट ब्रिज ऑल्सो मिनिमाइजेस दिस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये सॉल्ट ब्रिज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करने का काम करता है। ये देख लीजिए, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर a potential is developed called liquid liquid junction potential. This potential opposes the EMF of the cell. Salt bridge neutralizes the charges of both the compartments, leads to minimize liquid liquid junction potential. यानी सब लोगों को इस बारे में आइडिया होना चाहिए। ये एक एडवांस लेवल की बात हो सकती है कि अगर कभी हमसे पूछे कि सॉल्ट ब्रिज के इन तमाम कामों में से सॉल्ट ब्रिज का एक काम और होता है, मतलब या ये इन चारों में से कौन कौन से काम होते हैं, तो कई बच्चों को पता ही नहीं कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या। यानी कैथोडिक एनोडिक कंपार्टमेंट के जो जंक्शन है, उस जंक्शन पर भी एक पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, और उस पोटेंशियल की वजह से हमारा वो जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज करता है, और उस एक्सटर्नल ईएमएफ के अपोज करने की वजह से सेल हमारा जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पाता। तो ऐसे में हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और हमें कुछ नया नहीं करना होता क्योंकि हमारा सॉल्ट ब्रिज ऑलरेडी इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जंक्शन पर जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है वो खत्म हो जाती है। और जंक्शन पर अगर डबल लेयर खत्म हो गई तो सर वो जो एक्सटर्नल जंक्शन पर पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, जो एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोज कर रहा था, वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सेल बेहतरीन वर्क करता है। क्लियर है सबको? ये सॉल्ट ब्रिज के सारे पर्पस समझ में आ गए भाई? जल्दी से बता दो। क्लियर है? शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों की समझ में आ रहा है, एक आदमी कह रहा है हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझो भाई। आप ये इतना इतना मतलब सुनो, इस टॉपिक को हमने इतना इतना समझ लो कुंडी लगा के इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है कि आप सोच भी नहीं सकते। पता नहीं तुम लोग इस बात को समझ भी पा रहे हो, यानी कि अप्रिशिएट, तुम लोग तारीफ तो खैर क्या ही करोगे, तुम कम से कम इतना ही कर दो, हाँ सर समझ में आ गया, बस बहुत, यही बहुत है तुम्हारे लिए। समझ कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप समझ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सर दोनों को जोड़ेंगे, करंट का फ्लो कहां से क्या हो रहा है, ये इतनी गंदी बातों को मैंने इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में सब जोड़ के रख दिया कि सर सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्या परेशानी है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, खूबी। तुम्हें लेकिन समझ में नहीं आया, तुम्हें तो बस जो है पता नहीं भाई, ये तुमने पहले ही से क्लियर है ये। हाँ, एक आदमी लिख रहा है वाह सर वाह, मजा आ गया सर, एक आदमी ने तारीफ कर दी भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। लेकिन ये आसान है, आप समझ रहे हैं, इसको आप एक बार जोर मारेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हाँ अब आया है, अब लिख रहे हैं यू आर माई फेवरेट टीचर। हाँ, अब तक तो केमिस्ट्री को तो तुम लोग ऐसे समझते हो जैसे इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं, फिजिक्स और मैथ्स ही सब कुछ है, सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स, और ये तो खैर है। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। कह रहा रिपीट एंड रिफंड, रिपीट एंड रिफंड। क्लियर है? चलिए सर चैट बंद कर देते हैं, हम समझ गए।
हम बहुत अच्छी तरह समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आते हैं सर, ये सेल हमें हल्का सा समझ में आ गया है कि सेल क्या बदतमीजी है। सेल जो है बड़ा आसान है सर, दो बर्तन लाइए, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार, एक लेने के लिए तैयार, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, बीच में अपना सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगा दीजिए सर, मस्त टॉर्च लेके खड़े हो जाइए, खटाखट। क्लियर है? ये आ गया दिमाग में, आ गई पूरा सेल की कंस्ट्रक्शन, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया सेल। इतनी क्लैरिटी चाहिए मुझे, मतलब मुझे इतनी क्लैरिटी है सेल के बारे में। फिर अब सर अब गंदगी मचा देंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं आता सर, खत्म। लेकिन कोई ये कहे कि यार जरा एक बच्चा है, 12वीं क्लास का बच्चा है, जरा उसको बता दो बेटा कि सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो कम से कम चौड़े होकर खड़े हो जाओ, अरे हमसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता सेल किसे कहते हैं। आप समझ, ये कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आता। तो खैर, तो हमने ये समझ लिया। इसी तरह से सिर्फ सेल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चैप्टर जो तुम्हें हमने कराया है वो इसी तरह से कराने की कोशिश की है कि आप खड़े हो जाएं और आपसे कोई पूछे, भाई जरा बताओ ये जो हमारा जो सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है, सीक्वेंशियल रिएक्शन में आप बी की कंसंट्रेशन को कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं अगर K1 की वैल्यू K2 से बहुत ज्यादा है। समझ, वो क्लैरिटी होनी चाहिए सर, सीक्वेंशियल रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे अगर K1 K2 से बहुत ज्यादा है। तो अगर K1 K2 से बहुत ज्यादा है तो बी जो है सर वो लगभग ए के जितना ही होगा सर शुरू में, यानी ए सारा का सारा जो है बी के पास आ जाएगा, तो बी की इनिशियल कंसंट्रेशन A0 बन जाएगी और टी टाइम के बाद की कंसंट्रेशन A0 इंटू ई। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, आप समझ बात को। तो बाकी क्या आएगा एग्जाम में एडवांस लेवल पर, वो क्या पूछेगा, कितना पूछेगा, अब ये तो एडवांस वाला ही जाने। हम कहने के लिए ही कह सकते हैं कि जो तुम्हें कराया गया उसी में से कहीं ना कहीं घूम फिर के सवाल देखने को मिले। ठीक, तो यानी सेल की कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी क्लियर हो गई। ठीक, अब आती है दूसरी पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर। हर बार ये डब्बे गोले थोड़ा ना बनाने बैठ जाएंगे आप, एक गोला ये, एक गोला ये, एक बर्तन ये, एक बर्तन ये। सर कोई एक सिंपल तरीका भी होगा सेल को रिप्रेजेंट करने का। हमने कहा बात तो सही है भाई, अब सेल है तो हर बार कंपार्टमेंट, सर ये देखिए रॉड लटकाई, ये गोला बनाया, उसके अंदर सोल्यूशन ना। सर कोई एक सिंपल अंग्रेजी की लाइन में आप सेल को रिप्रेजेंट करिए सर, ये खूबसूरत बात हो गई, वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया सर। लेकिन ये सर अगर हम ये आपसे कहें कि हम तो सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो सर ये बताइए आप जो सोच रहे हैं सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उस आदमी को कैसे पता चलेगा सर, ये समझाइए कि आपने क्या सोच के सेल को रिप्रेजेंट किया भाई। क्या रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा सर, ऐसा थोड़ा ना लिखेंगे कि भाई यहां लिखेंगे हम दिल है कि मानता नहीं, और एक तरफ लिखेंगे कुछ कुछ होता है। आप समझ बात को, अरे भाई सेल है सर, सेल में वही चीज लिखेंगे ना जो सेल में है, यानी कॉपर है, जिंक है, यही सब चीजें तो आप लिखेंगे। लेकिन सर आप ये बताइए, कॉपर जिंक को आपने यहां लिखा या जिंक और जिंक सल्फेट को आपने यहां लिखा, ये सब उसको कैसे पता चलेगा कि इसको लिखना कहां है। भाई सेल का रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो सबके समझ में आए, यानी उस रिप्रेजेंटेशन को देखकर हर कोई ये समझ जाए कि भाई ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है, ये एनोडिक कंपार्टमेंट। क्या इसको देख के सब कोई समझ सकते हैं कि इसमें एनोडिक कंपार्टमेंट कौन सा है, कैथोडिक कंपार्टमेंट कौन सा है? क्या इस चीज को देखकर सब समझ सकते हैं कि इसमें एनोडिक कंपार्टमेंट कौन सा है, कैथोडिक कंपार्टमेंट कौन सा है? हाँ सर, सब समझ सकते हैं। कैसे पता चल रहा है आपको? सर इसलिए पता चल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिख रहा है सर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर यहां से शुरू हुआ तो सर ये एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट। क्लियर हो गया? लेकिन सर ये तो एनोड के फ्लो से पता चल रहा है। लेकिन सर ऐसा कुछ डायग्राम ना बनाकर अगर सिर्फ कोई एक लाइन में सेल को लिख दे ऐसे, ये एक रिप्रेजेंटेशन है सर सेल का, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। सर ये आपने एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे समझ, ये लिखा गया है ऐसे, कुछ लिखा हुआ है ऐसे, ये लिख दिया आपने ऐसे, तो सर ये तो सबको समझ में आना चाहिए ना सर। अगर ये सेल है तो इसमें एनोडिक कंपार्टमेंट कौन सा है, कैथोडिक कंपार्टमेंट कौन सा है। सर ये उस आदमी को कैसे पता चलेगा कि इसमें आपने क्या सोचा है? यानी कि सर एक नॉमेनक्लेचर, जिसको आप आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर कहते हैं, हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। यानी आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर को यूज किया जाएगा ताकि पूरी दुनिया एक ही बात समझे। जैसे तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। अब अगर मान लीजिए आपको कोई स्ट्रक्चर कुत्ते जैसा लगता है तो आप ये थोड़ी ना बोल के आते हैं कि ये मुझे कुत्ता लगता है, इसका आईयूपीएसी नेम कुत्ता होगा। अरे सर आप वो कुत्ते जैसा बनाया है तो कुत्ता लग रहा है, किसी आदमी ने उसी को किसी और तरह से बना दिया तो क्या करना, नहीं ये तो मुझे कैंची जैसा लग रहा है, इसका आईयूपीएसी नेम कैंची होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है सर, जैसा लग रहा है। आप मेरी बात समझिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ आईयूपीएसी ने एक सेट रूल बना दिया गया कि भाई इसको ब्यूटेन कहते हैं तो ब्यूटेन कहते हैं, तुम्हें कुत्ता लगता है कुत्ता लगता होगा, हमें मतलब नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ आईयूपीएसी ने भी एक सेट नॉमेनक्लेचर डिसाइड किया है सेल्स के रिप्रेजेंटेशन का, और वो जो सेट नॉमेनक्लेचर है वो सेट नॉमेनक्लेचर पूरी दुनिया में फैला दिया गया है कि भाई देखिए ऐसा सेल को लिखने के ये कुछ 3-4 रूल्स है, आप ये 3-4 रूल फॉलो करेंगे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि सेल का एनोड कौन सा है, सेल का कैथोड कौन सा है, कंसंट्रेशंस क्या है, वगैरह वगैरह। समझे मेरी बात को? तो वो आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन या वो आईयूपीएसी नोटेशन सेल को रिप्रेजेंट करने का वो ये क्या है। आईयूपीएसी ने कहा है
अगर सेल का डायग्राम बना हुआ है और आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन या करंट फ्लो का डायरेक्शन दिखता है तो आप एनोड कैथोड खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर सेल का डायग्राम नहीं बना है तो आप एनोड और कैथोड को डिसाइड करने के लिए सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है वो एनोड है और जो राइट हैंड साइड में लिखा गया है वो कैथोड। पहली बात, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई बात एनोड और राइट हैंड साइड में लिखी गई बात जो है वो कैथोड होनी चाहिए। हमने कहा चलिए ठीक है, यानी पहला जो रूल बनाया गया है वो रूल क्या बनाया गया है, पहला रूल ये बनाया गया है कि जो एनोड होगा वो रिप्रेजेंटेड एट द लेफ्ट हैंड साइड फॉलोड बाय द कैथोड एट राइट हैंड साइड। यानी एनोड हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड पर, यह एनोड हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर और कैथोड लिखा जाएगा राइट हैंड साइड पर। चलिए ठीक है, सारी दुनिया अब इस बात को समझ जाएगी कि जहां उसको सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाई दिया तो राइट हैंड साइड में लिखा गया जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड माना जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड माना जाएगा। ये सारी दुनिया मानेगी। अब अगर कोई नहीं मानेगा और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो बेवकूफ है, फिर बात खत्म, क्योंकि अब ये आईयूपीएसी ने डिसाइड किया है। अगर ये मैंने डिसाइड किया होता, देखो ऐसा किसी से कहना नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड है, राइट हैंड साइड में कैथोड है, ये हमारी तुम्हारी आपस की बात। अब सोचो उस पांचवें आदमी को हमने बुलाया, हाँ भाई बताओ इसमें एनोड को, उसको क्या पता यार एनोड कौन सा कैथोड कौन सा, आप समझ रहे बात को। लेकिन सोचो अगर आईयूपीएसी ने ये बात डिसाइड कर ली कि भाई साहब ऐसा ये पूरी दुनिया में फैला दो कि लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, राइट हैंड साइड कैथोड, तो ऐसे में अगर किसी को पता भी नहीं है तो उसको बेवकूफ कहा जाएगा कि भाई तुम पढ़े लिखे आदमी नहीं, तुम्हें क्या पता, हटो यहां से। लेकिन पता सबको होना चाहिए फिर, क्लियर है। तो यानी ये आईयूपीएसी का रिप्रेजेंटेशन है सेल का, तो हर किसी को इस बारे में पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है वो उसकी गलती, ठीक। दूसरा रूल क्या बनाया गया है, दूसरा रूल ये बनाया गया है कि अगर उस सेल में सॉल्ट ब्रिज बना है, सॉल्ट ब्रिज लिखा गया है या सॉल्ट ब्रिज है, अगर उसमें सॉल्ट ब्रिज है तो उस सॉल्ट ब्रिज को कैसे लिखा जाएगा, अगर उसमें सॉल्ट ब्रिज है तो ऐसे में जो सॉल्ट ब्रिज होगा हमारा उसको दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस सॉल्ट ब्रिज को दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी जो भी सॉल्ट ब्रिज होगा उसको आप दो वर्टिकल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड और राइट हैंड साइड पर कैथोड लिखा जाए। हो गई डिसाइड, ठीक। तीसरी बात, जो भी दो फेजेस हैं हमारे, जो हमारे दो फेजेस हैं, दो फेजेस मतलब जिन दो फेजेस के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उन दोनों फेजेस को अगर वो दो अलग अलग फेजेस हैं तो उनको एक वर्टिकल लाइन से या फेज बाउंड्री से सेपरेट कर दिया जाए। यानी अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि कॉपर जो है वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है या उल्टा कुछ भी, तो ये सॉलिड फेज होता है और पता है आपको आयन है तो एक्वस फेज होगा। तो क्योंकि ये दो अलग अलग फेजेस हैं तो इनको आपस में एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर दिया जाएगा। यानी जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर उन दो फेजेस के बीच में हो जो अलग अलग हैं तो उन दोनों फेजेस को एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, दूसरी बात, सर ऐसा भी तो हो सकता है सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उन दो लोगों के बीच में हो रहा हो जो सेम फेजेस में है, when electron transfer taking place between the two species in the same phase, तब क्या करेंगे। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कह अजीब घनचक्कर आदमी हो। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि जो हमारा क्रोमियम है वो +3 से क्रोमियम +6 में जा रहा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये तो हो सकता है। यानी क्रोमियम +3 अगर क्रोमियम +6 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी हो सकता है सर। तो सर इस केस में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो एक्वस फेज से एक्वस फेज में ही हो रहा है। हाँ, क्योंकि दोनों आयंस हैं सर, दोनों सोल्यूशन फेज में पड़े होंगे। इसका मतलब ये हुआ सर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उन दो फेजेस के बीच में, उन दो लोगों के बीच में हो रहा है जो दोनों सेम फेज में हैं, तो ऐसे में इन दोनों को कॉमा से सेपरेट कर दिया जाएगा। इनको वर्टिकल लाइन से सेपरेट नहीं किया जाएगा, इनको कॉमा से सेपरेट कर दिया जाएगा। यानी क्रोमियम +3 कॉमा क्रोमियम +6, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्रोमियम +3 से इलेक्ट्रॉन का जो निकलना है वो क्रोमियम +3 से क्रोमियम +6 में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लियर है। यानी पहली बात, एनोड लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड राइट हैंड साइड में, बीच में सॉल्ट ब्रिज बना दिया जाएगा। दो वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेंगी सर, ये दो वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड लिख दिया जाएगा। जिन दो लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो अलग अलग फेजेस में है तो उनके बीच में फेज बाउंड्री लगा दी जाएगी वर्टिकल लाइन से, और अगर वो सेम फेजेस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कॉमा से उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन सारे आयंस की या अगर कोई गैस है तो उनकी प्रेशर को, आयंस की कंसंट्रेशंस को, और गैसेस अगर हैं तो उनके प्रेशर्स को उन्हीं स्पीशीज के सामने या उनके जस्ट नीचे मेंशन किया जाए। यानी अगर कहीं आपने क्रोमियम +3 लिख दिया तो इसी के नीचे आपको क्रोमियम की कंसंट्रेशन भी लिखनी पड़ेगी या इसके सामने क्रोमियम की कंसंट्रेशन भी लिखनी पड़ेगी।
यानी जब कभी भी कोई आयन होगा तो उसकी कंसंट्रेशन और कोई गैस हो तो उसका प्रेशर या तो उसी के बगल में या उसके नीचे मेंशन करना पड़ेगा आपको उस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्लियर? अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो समझ में आता है वो ये है कि इसी सेल का, जो आपने सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, इसका प्रॉपर ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इस सेल का, वो आपको इस सेल के एक्सट्रीम राइट में लिखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये आईयूपीएसी का सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। इसमें एक लाइन मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, आईयूपीएसी वालों को बताना नहीं, ठीक, कि ये कि सेल का रिप्रेजेंटेशन करने के बाद वो सही है या गलत उसको चेक करने का एक तरीका है। टर्मिनल मेटालिक होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। यानी जो भी तुमने रिप्रेजेंटेशन बनाना है बना लो, लेकिन उधर का कोना और इधर का कोना मेटालिक होना चाहिए, वरना सेल काम। यार ऐसे सोचो ना, मेटल ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, समझ बात को? तो यानी टर्मिनल शुड बी मेटालिक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेल का जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सेल के रिप्रेजेंटेशन में ये दो चार बातों का ध्यान रखना है, और ये सिंपल आईयूपीएसी के नोटेशन, नॉमेनक्लेचर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हो सकता है यहां पर मैंने सवाल इस तरह से पूछा हो, ये देखिए आप, बढ़िया खूबसूरत, ये देखिए, रिप्रेजेंट दिस सेल एंड राइट डाउन द सेल रिएक्शन। ये इस तरह का कोई सवाल जो है मैंने कभी किसी एग्जाम में आता हुआ नहीं देखा। लेकिन मुझे हैरानी है कि जब तुम एनटीए मेंस लेवल की बात कर रहे हैं, कि एनटीए वाला अगर कभी कभी बच्चों से कुछ थ्योरेटिकल सवाल पूछता है, या फिर कुछ ऐसे सवाल जो वो ये चाहता है कि बच्चा अप्रिशिएट करे या लोग अप्रिशिएट करे कि देखो मजदूरी नहीं करवा रहे हो, उनको ऐसा लगता है जैसे मजदूरी कराएंगे तो हमारा पेपर अच्छा माना जाए। हमारी तरफ से उनको ये सजेशन है, मजदूरी भी करवा लो, अगर तुम्हें कैलकुलेशन ही चेक करवानी वो भी करवा लो, लेकिन कुछ सवाल तो ऐसे डालो जिसमें मजदूरी ना हो, लेकिन बच्चे की सोच साफ समझ में आ जाए कि उसने कुछ सीखा भी है कि नहीं। अब जैसे ये वाली बात हो गई, इस सेल को देखकर वो कह रहा है इस सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाओ, ठीक। तो अब यहां पर बहुत सारे बच्चे एक चीज जानते हैं, वो ये कि जो इधर की तरफ है वो एनोड है और जो इधर की तरफ है वो कैथोड। समझ बात को? नॉर्मली ऐसे ही होता है ना कि हमने पढ़ा भी है, सर आपने बताया था लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है। अबे वो लेफ्ट और राइट तो रिप्रेजेंटेशन में होता है, डायग्राम को देखकर थोड़ी ना कहते हैं कि ये लेफ्ट है ये राइट है। भाई सामने से देख रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट है, उधर से देखोगे तो ये लेफ्ट हो गया। तो इसका मतलब सेल अगर आपने बीच में रख दिया, अपना ये बर्तन है आपने बीच में रख दिए, तो कोई आदमी उधर से देख के कहेगा नहीं ये एनोड है, कोई आदमी इधर से देख के कहेगा नहीं ये एनोड है। अरे ये तो अजीब बदतमीजी है सर, तुम्हारे हिसाब से एनोड थोड़ा डिसाइड होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब युवा सेल के बर्तनों को देखकर आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि एनोड कौन सा कैथोड कौन सा है। लेकिन फिर भी बच्चों के दिमाग में क्या नोटेशन है, नहीं नहीं ये तो आईयूपीएसी ने बताया लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी वो हर बार इसको एनोड समझते हैं, हर बार इसको एनोड समझते हैं। तो सर ये एनोड आपने भी तो लिखा है, आपने भी तो इसको ए लिखा है। हाँ ठीक है, यहां पर ए लिखा है, लेकिन मुश्किल तो तब सवाल होता ना जब मैं यहां पर ए की जगह सी लिख देता और इसको ए। बच्चा सोचता ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। जबकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सेल है, ये तो आपने रिप्रेजेंटेशन थोड़ा लिखा है, ये तो आपने डायग्राम बनाया और डायग्राम में एनोड कैथोड आप मेंशन करिए। और आप क्या मेंशन करेंगे यार, ये करंट का फ्लो साफ डिसाइड करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से दे रखा है तो इसका मतलब ये एनोड है और ये कैथोड है, यानी करंट का फ्लो इसका उल्टा होगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन के फ्लो या करंट के फ्लो की डायरेक्शन दे रखी है तो आप एनोड कैथोड खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये मान लीजिए सवाल आया कि इस सेल को रिप्रेजेंट करो, तो सबसे पहली बात, या तो आप ए और सी लिख के दे दो या आप करंट का फ्लो दे दो, क्योंकि डायग्राम को देखकर मैं गलती नहीं कर सकता। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यहां तक समझ में आ गया? ये बहुत मुश्किल बात कर रहा हूं मैं। तुम कहोगे सर इस सवाल में भी तो यही एनोड है ना सर, लेफ्ट हैंड वाला। अरे भाई इस सवाल में, हर सवाल में नहीं होगा ना ऐसा, हो सकता है मैंने बनाया हो, पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया। वैसे मैं करता तो हूं कलाकारी, नहीं किए लग रहा है। ये कलाकारी हमने की नहीं यार, हमें करनी चाहिए थी। वैसे क्या कहते हो, है ना, एक कलाकारी ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉन का फ्लो की डायरेक्शन उधर दिखानी चाहिए। ठीक है, मतलब अब जो भी है ठीक, ये ठीक है। अब जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? सबसे पहले आप सॉल्ट ब्रिज बनाइए, सबसे पहले आप सॉल्ट ब्रिज बना दीजिए, ये सॉल्ट ब्रिज बना दिया। अब सॉल्ट ब्रिज बनाने के बाद एनोड लिखिए, कैथोड लिखिए। एनोड किस तरफ लिखेंगे सर? एनोड लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, कैथोड, यही तो रिप्रेजेंटेशन है ना, एनोड लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड राइट। एनोड पर क्या होता है सर? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तुम्हारे हिसाब से एनोड कौन सा है सर? जो लेफ्ट हैंड साइड में। ना 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 ना, इसके लेफ्ट और राइट को मत देखना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो या करंट के फ्लो से डिसाइड करते हैं। सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, इसका मतलब ये एनोड है, ये कैथोड। क्लियर हो गया? अब अगर ये एनोड है तो कैसे लिखा जाएगा सर? एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है सर? जो आपका सिल्वर है वो नीचे गिर रहा है एजी प्लस के फॉर्म में, यानी एजी जा रहा है एजी प्लस के फॉर्म में, यही हो रहा है सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दो अलग अलग फेजेस में हो रहा है सर। सिल्वर सॉलिड होता है, एजी प्लस एक्वस फेज में है, इसका मतलब इन दोनों को आपस में एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट करना पड़ेगा। क्लियर है? एजी ऑब्लिक एजी प्लस, ठीक सर। आगे
एनोड के बाद कैथोड की बात करें तो कैथोड में कॉपर +2 जा रहा है कॉपर के पास सर, यानी कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और वो कॉपर में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दो अलग अलग फेजेस के बीच में हो रहा है सर, फिर से आपको वर्टिकल लाइन लगानी पड़ेगी। चलिए ये भी बहुत बढ़िया है, यहां तक ठीक है। उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद जो भी कैटायंस एनायंस जो भी आपने लिखे हैं उनके कंसंट्रेशंस को वही मेंशन करना पड़ेगा, या तो उनके बराबर में या उसके नीचे। तो Ag+ की कंसंट्रेशन C1 मोलर दे रखी है सर, दिस इज C1 मोलर, और कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर दे रखी है, दिस इज C2 मोलर। सर यहां से आप आराम से इस सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, यहां पर भी लेफ्ट हैंड ना, वो तो रिप्रेजेंटेशन तो क्लियर है सर, रिप्रेजेंटेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो एनोड है, दिस इज एनोड, ये हमारा रूल है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, ये हमारा कैथोड, ये हमारा रूल है सर, IUPAC नोटेशन। लेकिन इसके लेफ्ट हैंड वाले को एनोड कहते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लो और इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है ये। अच्छा अब आती है बात सर सेल की रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो सेल की रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है सर, सेल की रिएक्शन लिखने का तरीका है आप एक बार तो एनोडिक रिएक्शन लिखिए और एक बार कैथोडिक रिएक्शन लिखिए और फिर दोनों को जोड़कर सेल की नेट रिएक्शन लिख दीजिए। तो हमने कहा भाई एनोडिक रिएक्शन क्या होगी, एनोडिक रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सर, सिल्वर जो है वो सिल्वर प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और कैथोडिक रिएक्शन में क्या हो रहा है सर, कैथोडिक रिएक्शन में कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब सर मैंने क्या बताया था, इन दोनों की जब नेट रिएक्शन लिखेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर लेना। तो सर जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करेंगे तो यहां आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ जो नेट रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 2Ag प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स कॉपर प्लस 2Ag प्लस, दिस इज योर नेट रिएक्शन, ये मेरी नेट रिएक्शन। क्लियर। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, तो जो भी कॉमन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जो भी कॉमन इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स कॉमन आ रहे हैं सर, यहां 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं दैट इज वो जो कॉमन वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू 2, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो अगर कोई पूछे कि इस खेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, तो आप n की जो वैल्यू है वो 2 लिखेंगे, यानी जो कॉमन कैंसिल वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना 1 लिखेंगे ना 2 लिखेंगे। बात समझ रहे हैं, जो कॉमन कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कौन से हो रहे हैं सर, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां भी 2 हो जाएंगे, यहां भी 2 हो जाएंगे, तो जो कैंसिल वैल्यू है वो 2 है, तो दैट मींस n इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया। अब इसी में जैसे अब ये वाला है, ये अपने आप होमवर्क कर लेना, इसको अपने आप होमवर्क कर लेना। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ये डायरेक्शन से गड़बड़ मत करना। मैं एक सवाल बना ही लेता हूं जल्दी से, मतलब डायरेक्शन से, क्योंकि वो फिर एक्चुअली सवाल वही अच्छा, सवाल यही अच्छा। ये ऐसे बना लेता हूं, ये कंपार्टमेंट हो गया एक, ये कंपार्टमेंट हो गया, यहां आपने जो है एक रॉड लटका दी, यहां पर